शाम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। मैं दर तेरे आया लेकर झोली खाली, ओ दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। ओ दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। मेरी मुश्किल का कर इंतजाम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। सुना है तुहारे का सहारा श्याम जी, कितनी जिंदगियों को सवारा श्याम जी। सुना है तुम्हारे का सहारा श्याम जी, कितनी जिंदगियों को सवारा श्याम जी। आखिरी उम्मीद मेरी तू खाटू नरेश, मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। तू मंजिल है तू ही अंजाम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं, सुबह शाम। शीश के दानी तू सबका दाता है प्रभु। हेलो 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 हेलो। है प्रभु। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पल पल मन घबराता है प्रभु। पल पल मन घबराता है प्रभु। पल पल मन घबराता है प्रभु। मेरे दिल का तू बन आराम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक। तेरा नाम मैं पुकार। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, राम राम जी, जय हनुमान जी। कुणाल साहब, कालरा साहब, क्या हाल चाल। बढ़िया है एकदम, चलो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग विधि, गुड मॉर्निंग कुणाल, महक, शिवानी, कल्पेश, अपूर्वा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम जी, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम, मस्त मौज बहार। चलो तो यार आपका थोड़ा सा मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया, और पहले मेरी क्लास हो गई, इसके बाद फिर आपके अरुण सर की क्लास होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का ना। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब हमारी आईबीसी की आज रिवीजन ही चल रही है अभी तक, ठीक है जी। तो आज हमारी लास्ट रिवीजन क्लास है। आज हम आईबीसी पक्का पक्का पूरा, मतलब जितना अभी तक हमने किया आज हम रिवाइज कर देंगे, और फिर अगर टाइम लगा तो आज ही, नहीं तो फिर अगली क्लास से हम अपने जो अगले सेक्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और जब सारे सेक्शन सब कंप्लीट हो जाएंगे फिर अगली रिवीजन हम तब करेंगे, ठीक है जी। अब पहले आईबीसी अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, 40 नंबर सीआर के वो पैक करेंगे, 100 नंबर आईबीसी वाले वो पैक करेंगे, 140 नंबर अपनी जेब में डाल के तब फिर आईबीसी की हम पूरी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। कोनो दिक्कत तो नहीं है,
पक्का पक्का लॉक कर दें। चलो तो आज हमें क्या करना है, एक तो 70 केस लो, जो 70 केस लो आपको मैंने अलग से लिखवाए हैं, एक तो फटाफट से वो रिवाइज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, उसके अंदर खास कुछ बातें हैं नहीं। और फिर हमारे आई थिंक सेक्शन नंबर रेगुलेशन नंबर 16 बी हमने लास्ट रिवीजन क्लास में कंप्लीट की थी। सेक्शन नंबर 22 आज हमें डिस्कस करना है, 23 हमें डिस्कस करना है, 24 हमें डिस्कस करना है, 25 हमें डिस्कस करना है, और उससे रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 17 से लेके आई थिंक रेगुलेशन नंबर 24 तक की रेगुलेशन वो भी आज हमें रिवाइज करनी है, और 70 केस लो भी आज हमें रिवाइज करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी सर, आप मजामा मजामा, मैं कह रहा हूँ फुल मजामा, जिंदगी भाई साहब जी रहे हैं, मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। ओ माय गॉड, मैं तुम्हें क्या बताऊं मजा कितना आ रहा है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं जी। आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ, नोट्स आपने खोल लो। ठीक है जी, नोट्स आपने अपने सारे बच्चे फटाफट से खोल लेंगे, और बाकी ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और वही काम आपने जो करना है आप बिल्कुल साथ निभा रहे हो मेरा। मैं मान गया कालरा साहब ने भी कमेंट किया था, बट बच्चे सारे कमेंट नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी दुख की बात ये भी है, ना ही सारे लाइक कर रहे हैं। बट जैसे आपका मन करे, जो दिल से निकले तब करना, नहीं तो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, अगर दिल से आए तो करना है। ठीक है चलो इधर सुनो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में रेगुलेशन नंबर 16 बी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर मैंने कहा था कि अगर सीओसी में अगर सिर्फ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, मतलब नॉर्मल क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, फिर जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही फिर सीओसी का पार्ट बनेंगे। ये रेगुलेशन नंबर 16 बी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद ना, वैसे अगर आप नोट्स यहाँ पे चेक करोगे तो नोट्स में आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 स्टार्ट हो रहा है, लिंक विद रेगुलेशन नंबर 23, सॉरी रेगुलेशन नंबर 3। याद है सेक्शन नंबर 22 किसका था? सेक्शन नंबर 22 था रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, वो सेक्शन नंबर 22 के अंदर है। बट याद करो मैंने क्लास में कहा था कि एक्चुअल में पहले सेक्शन 21 पढ़ना है। अब 21 हमारा किसका है? कमेटी ऑफ मतलब क्रेडिटर का, मतलब सीओसी कैसे बनेगी वो आपका 21 में लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा था एक्चुअल में 21 के बाद ना फिर 24 पढ़ना है। 24 क्यों पढ़ना है? क्योंकि पहले सीओसी बनेगी, फिर आपकी सीओसी की मीटिंग होगी, फिर सीओसी की मीटिंग अगर 24 में होगी, फिर जाके आरपी की अपॉइंटमेंट होगी, तो 24 के बाद आप 22 पढ़ोगे, फिर आप 23 और फिर आप 25, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेम रिवीजन के अंदर भी यूज कर रहे हैं। पहले 21 हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास के अंदर, अब हम सेक्शन 24 मीटिंग ऑफ सीओसी वाला एक बार पहले फटाफट से वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर 22, 24 और 25 में क्या क्या लिखा है उसकी फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जी चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, सेक्शन नंबर 24 डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा सेक्शन नंबर 24, एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 24 की बात करूंगा, सेक्शन नंबर 24 किसका है? मीटिंग ऑफ सीओसी विद रेगुलेशन नंबर 17 टू 24 जो हैं वो सारी की सारी बातें आपकी इसके अंदर निकल के आती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो मीटिंग अरेंजमेंट। याद करो मैंने कहा था कि जब सीओसी बनेगी ना, जब सीओसी बनेगी तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, याद है उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मली आपकी मीटिंग कंडक्ट हो जाती है, 7 दिन के अंदर अंदर। अब एक बात मैं बताओ, वैसे मीटिंग के अरेंजमेंट, अब मीटिंग होती कैसे है? एक तो इन पर्सन मतलब फेस टू फेस भी हो सकती है, और थ्रू स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में याद करो ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे भी। फिर अगला आ रहा है कंडक्ट ऑफ मीटिंग। ऑल सीओसी मीटिंग आर कंडक्टेड और मैनेज बाय आरपी। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, सारी की सारी मीटिंग कंडक्ट और मैनेज करने वाला कौन है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बट अगर आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट सीओसी की मीटिंग होती है ना, फर्स्ट सीओसी की मीटिंग होती है उसको आईआरपी करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारी सीओसी की मीटिंग कंडक्ट करने वाला आरपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली मीटिंग में ही तो आरपी अपॉइंट होगा ना, तो उसके बाद की जो मीटिंग होगी वो सारी की सारी बातें आरपी के अंदर होंगी। बट जब फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें तो आरपी अपॉइंट होगा, तो फर्स्ट मीटिंग कौन बुला रहा है? बनाने वाला कौन है? सीओसी, आईआरपी। फर्स्ट मीटिंग कौन बुला रहा है? आईआरपी। फिर उस आईआरपी में डिसाइड किया जाएगा कि तुम ही आरपी बनोगे या तुम्हें छोड़ के कोई दूसरा आरपी बनेगा। तो आरपी जो मीटिंग कंडक्ट करता है या जो मैनेज करता है, वो फर्स्ट मीटिंग के बाद जो भी मीटिंग होती है सीओसी की, वो सारी की सारी बातें आरपी के साथ होती हैं। बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर अगर अब नोटिस ऑफ मीटिंग। अब अगर मैं मीटिंग के नोटिस की बात करता हूं, अब बस सोच के बताना, अभी जो मीटिंग का नोटिस है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट गिव द नोटिस ऑफ ईच सीओसी मीटिंग टू वेरियस स्टेक होल्डर एज फॉलोज। अब किन किन को जाता है? एक तो जो भी सीओसी के मेंबर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको तो नोटिस जाएगा जाएगा।
इंक्लूडिंग उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उनको नोटिस जाएगा। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे कहा था मेंबर ऑफ सस्पेंडेड बीओडी, जो बीओडी सस्पेंड हुआ था, ये जो पार्टनर हैं उनको भी नोटिस जाएगा। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर जो हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, अगर उनका एग्रीगेट डेट टोटल डेट के 10% या उससे ज्यादा है तो उनको भी नोटिस जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर कैसे कैसे बेकार की बात कर रहे हो, आपने तो हमें बताया था कि अगर अगर सीओसी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर ही वोटिंग करते हैं। तो मैंने ये कब कहा इनको वोटिंग करने का राइट है? ओए कालरा साहब, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ना 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 ना, आपने बोला ये, ना ना ना, बिल्कुल आपने बोला है। अब बोलो, आपने बोला है, आपने बोली है ये बात, बिल्कुल बोली है कि सर इनको वोटिंग करने का राइट मिलेगा। आंसर इज नो। अगले पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और कमाल की बात उससे अगले पॉइंट में ये भी लिखा है तुम आओ या तुम ना आओ, तुम्हारे आने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो चलो थोड़ी सी इज्जत देनी है कि चलो भाई हाँ भाई तुम्हें भी लगे भाई हाँ भाई तुम सीओसी का पार्ट अगर बन सकते हो, चलो तुम आके देख लो कि हम क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, बट तुम वहां पे वोटिंग का राइट तुम्हें नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो इन्होंने वही लिखा है। अच्छा एक बार दोबारा बोल दो किस किस को नोटिस जाएगा जी। पहला तो जो सीओसी के मेंबर हैं ऑब्वियस बात है उनको जाएगा, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव। फिर जो बीओडी सस्पेंडेड बीओडी होंगे, पार्टनर होंगे, उनको जाएगा। और तीसरा, अगर जितने भी आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं अगर उनका एग्रीगेट डेट टोटल डेट के 10% या उससे ज्यादा निकल के आ रहा है तो उनको भी नोटिस यहां पे जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अगर एक, ध्यान रखना, अगर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर का निकल के आ रहा है तो उसको जाएगा। अगर मोर देन वन ऑपरेशनल क्रेडिटर का निकल के आ रहा है तो जो भी उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे फिर वो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर, पार्टनर एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन अटेंड सीओसी मीटिंग बट कैन नॉट वोट। ये वोट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। मतलब मीटिंग में आके बैठ सकते हैं, हाँ देख सकते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, इनकी कोई भी नहीं सुनेगा। ये सिर्फ मीटिंग में आके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वोट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगला पॉइंट निकल कर रहा है एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर और ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग द सीओसी मीटिंग। बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती भाई साहब, मुंह पे बेइज्जती है ये तो। मतलब तुम आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो ऐसन तैसन कराओ, तुम्हारे ना आने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो सीओसी मीटिंग के अंदर डिसाइड होना है वो होके रहेगा, वो इनवैलिडेट नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। ओके ओके डन। चलो फिर अगला पॉइंट हमने किया था अपॉइंटमेंट ऑफ आईपी। अब यहां पे गवर्नमेंट कहती है एनी क्रेडिटर इन द सीओसी कैन अपॉइंट आईपी अदर देन आरपी टू रिप्रेजेंट देम इन ए मीटिंग। द फीस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव आर बोर्न बाय द क्रेडिटर। मतलब बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सीओसी का क्रेडिटर अपना कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहता है कि ये मेरे बिहाफ पे वोटिंग करेगा जी, तो गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, बट जो भी खर्चा वर्चा होगा ना फिर तुम ही बियर करोगे। इसमें कोई रिम्बर्समेंट की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन की इच्छा है कि तुम्हें अपने बिहाफ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भेजना है तो भेज सकते हो, हम तुम्हें ओपन छूट दे रहे हैं, बट जो भी पैसे होंगे वो तुम बियर करोगे। बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर निकल गया है वोटिंग शेयर। तो ईच क्रेडिटर वोट बेस ऑन द असाइन वोटिंग शेयर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक क्रेडिटर को वोटिंग शेयर असाइन कर दिया जाएगा, डिटरमाइन बाय द फाइनेंशियल डेट ओड टू द डेम। सिंपल सी बात है, जितना फाइनेंशियल डेट उनके पास है, टोटल फाइनेंशियल डेट देख लेंगे। मान लो टोटल फाइनेंशियल डेट मान लो फॉर एग्जांपल 100 लाख रुपए का है, मेरा जो है 100 लाख छोड़ो, मान लो 50 करोड़ का है और मेरे पास 10 करोड़ है, तो 10 डिवाइड बाय 50 कितना हो गया? 20% हो गया। तो 20% का मेरा वोटिंग शेयर हो गया। अब उस वोटिंग शेयर में मेरे को कितने वोट्स मिलेंगे, तो वोट्स मुझे वो असाइन कर दिए जाएंगे, उसके बेस पे वोटिंग होगी। बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला कह रहे हैं डिटरमाइन द वोटिंग शेयर। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा वोटिंग शेयर हर क्रेडिटर का। कैसे करेगा? जैसे बोर्ड स्पेसिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा? डिटरमाइन कर देगा। फिर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। सीओसी मीटिंग आर कंडक्टेड एज स्पेसिफाइड एंड द डिटेल आर मैनेज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब चेक करो, यहां से हमारी सारी रेगुलेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। अब बच्चा ये बात कहता है गाबा सर, ओए ओए भाई साहब एक बात बताओ, इसमें ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि मीटिंग में डिसीजन जो होंगे वो कितने % से होंगे? याद करो सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 में क्लियरली लिखा हुआ था, क्या क्लियरली लिखा था? सेक्शन नंबर 21 में लिखा था कि आपको 51% की वोटिंग चाहिए होगी, 33% का कोरम चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी बातें आप सेक्शन नंबर 21 के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, आप पढ़ चुके हो। 51% वाला पॉइंट तो पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी कोरम की बातें आगे जाके रेगुलेशंस के अंदर देखेंगे कि कितना कोरम होना चाहिए, फिर ये नोटिस जो है वो कैसे कैसे जाएगा, तो ये सारी बातें भी आगे जाके आपकी आएंगी। अगली जो रेगुलेशन है वो इसके लिए है, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आ जाओ जी फटाफट से, डेफिनेशन ऑफ वोटिंग शेयर। अच्छा, ये वोटिंग शेयर की डेफिनेशन हम डिस्कस कर ली सेक्शन नंबर 528 के अंदर। वोटिंग शेयर का मतलब वही, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करूंगा तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का टोटल डेट कैसे निकलेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर, वर्कमैन, एम्प्लॉय, उसके बेस पर उसका वोटिंग शेयर आएगा। और अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करूंगा तो टोटल फाइनेंशियल डेट जो है और मेरा फाइनेंशियल डेट कितना है उसके बेस पे मेरा वोटिंग शेयर आएगा। ये हमने वोटिंग शेयर की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की थी। तो एक बार चेक करो क्या लिखा है, द टर्म वोटिंग शेयर रेफर टू द प्रपोर्शनेट ऑफ द वोटिंग राइट दैट इज सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर और होल्ड विद इन द सीओसी। द प्रपोर्शन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डेट ओ टू दैट स्पेसिफाइड फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपेयर टू द टोटल फाइनेंशियल डेट ओन बाय द कॉर्पोरेट डेटर। वही बात लिखी है कि मैंने कितना फाइनेंशियल डेट लेना है और कंपनी ने कितना फाइनेंशियल डेट देना है, उसके बेस पे मेरा शेयर कितना निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगी। वही बात यहाँ पे लिखी है, देखो जी, अगर मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो ईच क्रेडिटर वेदर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कास्ट देयर वोट इन लाइन विद द वोटिंग शेयर असाइन टू देम। जो वोटिंग शेयर उनको असाइन होगा उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। दिस असाइनमेंट, एक बात ध्यान रखना, हेलो भाई साहब, ओए ओए अपूर्वा, एक बात मेरे को बताओ, अब क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या दोनों एक साथ वोट कर सकते हैं? आंसर इज नो ना। याद करो, सीओसी में कौन होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होते या सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी होते हैं तब ऑपरेशनल क्रेडिटर कमेटी बनाते हैं और तब ऑपरेशनल क्रेडिटर की वोटिंग की बात आती है। तो ना यहाँ पे ना ये कंफ्यूज मत होना कि एफसी ओसी अपने वोट कास्ट करेंगे, ये दोनों कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकते। यार एक बात मेरे को बताओ, बचपन में आपके भाई बहनों के बीच में कितनी लड़ाई होती होगी, एक दूसरे के जुंडे पुट्टे होंगे पक्का आपने। मैं कह रहा हूं सर, कई बार क्या होता है, इतनी लड़ाई होती थी दोनों एक साथ बैठने मम्मी देती ही नहीं थी। भाई बहन थे पक्का, सिंपल सी बात है, दोनों एक घर के अंदर है, बट एक साथ जहां पर वो बैठ जाते थे वहां पे तबाही हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा, मम्मी ने कहा बेटे सिंपल बता, या तो तू यहां बैठेगा या तू यहां बैठेगा, ठीक है जी बेटे, तू यहां बैठेगा तू बैठेगा, दोनों एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई या तो एफसी है या ओसी है। अगर एफसी है तो उसका फाइनेंशियल डेट टोटल कितना है उसके बेस पे उसकी वोटिंग निकाल लो, और अगर ओसी है उसका टोटल डेट कितना निकल के आ रहा है उसके बेस पे उसकी वोटिंग निकाल लो। ये बात यहां पे लिखी हुई है। देखो री, अब यहाँ पे फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर में वही लिखा है, इन केस सीओसी कंप्राइज ओनली ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर देयर वोटिंग राइट आर डिटरमाइंड डिफरेंटली, द वोटिंग राइट आर प्रपोर्शन टू द डेट ओ टू ईच ऑपरेशनल क्रेडिटर इन रिलेशन टू टोटल डेट। और टोटल डेट का मतलब क्या है, वही ऑल ऑपरेशनल क्रेडिटर, वर्कमैन, एम्प्लॉय, इन सबको जोड़ के जो आएगा वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का टोटल डेट बन जाएगा, उसके बेस पे वोटिंग डिसाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, सिर्फ क्लास में एक ही बच्चा आया है महक, बाकी सब बच्चे नालायक, ठीक है जी, महक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फटाफट से अब देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एग्जांपल देखो, बैंक ए मान लो फाइनेंशियल डेट ओ कर रहा है 5 करोड़ का और टोटल फाइनेंशियल डेट है 20 करोड़ का, तो कितने वोटिंग शेयर होगा, 25% का वोटिंग शेयर हो गया बैंक ए का। ये फाइनेंशियल डेट की बात कर रहा हूं। और अगर इफ ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर है, सप्लायर ए ऑपरेशनल डेट ओन कर रहा है 1 करोड़ का, सप्लायर बी ऑपरेशनल डेट ओन कर रहा है 2 करोड़ का, वर्कमैन ऑपरेशनल डेट ओन कर रहा है 3 करोड़ का, टोटल कितना हो गया 6। तो 1 डिवाइड बाय 6 हो गया, 2 डिवाइड बाय 6 हो गया, 3 डिवाइड बाय 6 हो गया। ये परसेंटेज आपकी निकल के आ गई, कितनी कितनी वोटिंग परसेंटेज इनकी यहां पे आ रही है, ये आपके सामने है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लोग कर तो नहीं। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, अब यहां से रेगुलेशन नंबर 17 से लेके 24 तक की रेगुलेशन एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं कि हमने क्लास में क्या किया था। देखो स्पीड मैंने पहले भी कहा था, स्पीड मेरी बहुत फास्ट है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा हूं, बट फिर भी हमें काफी टाइम लग रहा है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने टारगेट लिया था कि 2 घंटे में 25 सेक्शन विद रेगुलेशन विद केस लो, ठीक है, और आई थिंक हमारे मेरे को लग रहा है 4.5-5 घंटे ले लेंगे, बट फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। स्पीड थोड़ी फास्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा, बस मेरे को ये मतलब है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि हाँ अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं, किसी ने यूट्यूब पे अगर किसी ने पहले पढ़ा ही नहीं तो उसने पक्का मेरे को 10-12 गालियां निकाली होंगी, तो मैं वो गाली सह भी सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर मैं क्या करूं उसके अंदर बताओ। बट अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ा होगा, ये कंफर्म है कि उनकी बातें थोड़ी बहुत पल्ले पड़ रही होंगी कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, पक्का पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे चेक करो रेगुलेशन नंबर 17। अब अगर मैं रेगुलेशन नंबर 17 की बात करता हूँ, रेगुलेशन नंबर 17 याद है, रेगुलेशन नंबर 17 क्या थी एक्चुअल में? ये रेगुलेशन जो है ना, ये मीटिंग की नहीं है, ये रेगुलेशन जो है मैंने कहा था सीओसी बनने की है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना क्या लिखा है रेगुलेशन नंबर 17 के अंदर जी। अब यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 17 कह रहा है द आईआरपी समझ गए ना, आईआरपी शेल मैंडेटरी है, फाइल ए रिपोर्ट सर्टिफाइंग सीओसी ऑफ द कमेटी टू द एनसीएलटी विद इन 2 days ऑफ द वेरीफाई ऑफ क्लेम रिसीव। मतलब जो भी क्लेम रिसीव हुआ रेगुलेशन 12 के अंदर, याद है रेगुलेशन नंबर 12 के अंदर,
फॉर्म नंबर सी, ये फॉर्म नंबर सी हमने वहां पे किया था, आपको क्लेम रिसीव होता है। फिर वेरीफाई करने का रेगुलेशन नंबर 13, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो वेरीफाई करोगे रेगुलेशन नंबर 13 में, तो वेरीफाई करने के विद इन 2 डेज के अंदर, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी आप एनसीएलटी को बना के यहां पे दे दोगे। फिर आईआरपी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग, आईआरपी जो है फर्स्ट मीटिंग होल्ड कब करेगा, विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट एज मेंशन अबव। जो रिपोर्ट आईआरपी ने ऊपर दी है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आईआरपी क्या करेगा, फर्स्ट मीटिंग जो है वो कंडक्ट करेगा। अब एक बात मेरे को बताओ, पहली मीटिंग कौन होल्ड कर रहा है, आईआरपी। कोई बोलेगा आरपी होल्ड क्यों नहीं कर रहा, भाई सेक्शन 24 में लिखा कि सीओसी की मीटिंग आरपी कंडक्ट करेगा और मैनेज करेगा, और यहां पर वो बोल रहे हैं आईआरपी। उसका रीजन क्या है, रीजन ये निकल के आ रहा है कि जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होगी तब तक आरपी अपॉइंट नहीं होगा, जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होगा तो फर्दर मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। तो आरपी कंडक्ट की जो बात हो रही है और मैनेजमेंट की जो बात हो रही है फर्स्ट मीटिंग के बाद हो रही है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही तो आरपी को अपॉइंट होना है। तो फर्स्ट मीटिंग जो लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, आईआरपी। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात सुनने आ रही है जी, देखो वही बात यहां पे लिखी है, आईआरपी जो है पहली मीटिंग कंडक्ट करेगा विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट एज मेंशन अबव। आगे देखो फिर वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इज डिलेड, अगर आरपी की अपॉइंटमेंट डिले हो रही है, भाई आरपी की अपॉइंटमेंट अभी हुई नहीं है, देन आईआरपी शैल परफॉर्म फंक्शन ऑफ आरपी फ्रॉम, याद है फ्रॉम किस दिन से, आईआरपी जो है वो आरपी वाले सारे फंक्शन करने स्टार्ट कर देगा, कब से, 40 दिन के पहले से या 40वें दिन से। तो फ्रॉम द, याद करो, फ्रॉम द 40th डेज ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, कब तक, टिल द आरपी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, याद करो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 40वें दिन से, मतलब 40 दिन तक वेट करेंगे, 40वें दिन से जब तक अब आरपी अपॉइंट होगा तब तक तुम्हें सारे फंक्शन कंडक्ट करने हैं जो आरपी करता, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद ये तो बातें आ रही है रेगुलेशन नंबर 17 के अंदर, ये बातें आ रही है रेगुलेशन नंबर 17। फिर अगर रेगुलेशन नंबर 18 से 24 जो है ना, अब ये सारी की सारी किसकी हैं, ये मीटिंग ऑफ सीओसी की हैं। एक बार आप चेक करो रेगुलेशन नंबर 18 क्या कह रहा है, वो कह रहा है आरपी कैन ऑर्गेनाइज ए मीटिंग, ठीक है, ऑफ द कमेटी ऑफ क्राइटर वेन एवर दे थिंक एज नीड, मतलब जहां पर भी उसको लगेगा कि भैया मीटिंग बुलानी जरूरी है तो वो मीटिंग बुला लेगा। आरपी के पास पूरी पूरी पावर है मीटिंग बुलाने की, बस ये पर ध्यान दो। फिर दिस अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू एड्रेस इशू प्रॉम्प्टली, मतलब कोई भी इशू को अगर रिजोल्व करने की बात मेरे को बताओ यार, सिंपल सी बात, आज अगर हमें अपनी एकेडमी के अंदर कोई चेंज करना है तो मुझे एकदम मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना। अब मान लो अंकुश सर बोले नहीं, वो बात अलग है कि पहले मेरे को 5 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, फिर 24 घंटे की बात भी, 48 घंटे की बात भी। अंकुश सर बोले कि नहीं 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 कापर सर ऐसे नहीं हो सकता, मैं मीटिंग में आऊंगा ही नहीं। आपने 10 दिन पहले नोटिस नहीं दिया, या आपने मीटिंग बुला कैसे ली, आपने बताई नहीं मीटिंग है। तो मेरे पास एक अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी है कि अगर मुझे अपने एकेडमी में कुछ करना है तो मुझे मीटिंग बुलानी चाहिए। तो वही बात यहां पे लिखी है, ये आपको बहुत बढ़िया पावर दी गई है आरपी को कि आप मीटिंग जो है कम सीओसी की बुला सकते हो। उसके बाद इफ द मेंबर ऑफ सीओसी वांट्स टू ए मीटिंग, अगर मेंबर्स चाहते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए, द आरपी मस्ट अरेंज वन, आरपी को अरेंज करनी पड़ेगी, व्हेन द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग शेयर, दिस एंश्योर दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्राइटर इज इंटरेस्टेड। तो मतलब 33% या उससे मेंबर जो हैं वो वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। तो मतलब सिग्निफिकेंट क्राइटर गवर्नमेंट कह रही है कि इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं तो क्या होगा, एक फाइनेंशियल क्राइटर कल बोल देगा कि भाई मीटिंग बुला लो, अब दूसरे ने बोल दिया कल मीटिंग बुला लो, तो ऐसा तो डेली फिर मीटिंग आती रहेगी। तो 33% या उससे ऊपर का वोटिंग शेयर अगर एग्री करता है तो फिर आरपी को मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसके बाद फिर कह रहे हैं आरपी कैन ब्रिंग फॉरवर्ड ए प्रपोजल फ्रॉम द कमेटी मेंबर्स टू ए मीटिंग। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो मेंबर्स ने उनको कोई मुद्दा दिया होगा, आरपी उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है इफ दे फाइंड नेसेसरी, अगर उसको लगता है कि ये सही है। बट लेकिन किंतु परंतु, याद है अगर 33% या उससे ऊपर के वोटिंग शेयर फेवर में होंगे तो फिर ये मैंडेटरी है कि जो मुद्दा मेंबर्स ने बोला वो मीटिंग में जाना ही चाहिए। देखो क्या लिखा है, however if the member represent at least 33% of voting share insist on discussing a proposal, the RP is obligated to include in a meeting। फिर वो obligated है इसको मीटिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। देखो 2 पॉइंट के अंदर फर्क क्या आ रहा है, पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर 33% या उससे ऊपर के लोग कहते हैं मीटिंग बुलाओ, मतलब वोटिंग शेयर वाले लोग कह रहे हैं मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। फिर सीओसी के मेंबर जो हैं वो आरपी को बोल सकते हैं कि मीटिंग में ये मुद्दा डिस्कस करना है, आरपी को अगर सही लगेगा तो डिस्कस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बट अगर 33% या उससे ऊपर वोटिंग शेयर वाले लोग अगर कह दे कि डिस्कस करना है तो फिर डिस्कस करना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, बस ये पर ध्यान दो।
फिर अगला पॉइंट या पॉइंट नंबर यहां पे देखो जी, द रेगुलेशन एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द कमेटी मेंबर इफेक्टिवली एंड दैट देयर इनपुट इज कंसीडर इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। सिंपल सी बात है, इसका मतलब इस रेगुलेशन का मेन पर्पस ये है कि सीओसी के मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व रहे, क्योंकि मेन स्टेक जो है वो उनका लगा हुआ है। बस ये बात ध्यान दो, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर याद करो रेगुलेशन नंबर 19। अब एक बार सारे बच्चे मेरे को बताना, हेलो भाई साहब, ओए ओए, इधर इधर देखो, इधर देखो, एक बार मेरे को बताओ, अब सीओसी की मीटिंग अगर बुलानी है तो कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? अगर सीओसी की मीटिंग बुलानी है कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? याद करो कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। और फिर 24 घंटे अर्जेंट केस में हो सकता है, और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं वेन एवर देयर इज नीड फॉर ए कमेटी मीटिंग पार्टिसिपेंट आर नोटिफाइड एटलीस्ट 5 days इन एडवांस इन राइटिंग। मतलब 5 दिन पहले उनको राइटिंग में बताया जाएगा कि भैया मीटिंग है, ताकि उनको सफिशिएंट टाइम मिले पूरा तैयारी करने का कि मीटिंग में हमें बोलना क्या। फिर दिस एंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व हैज इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एंड अटेंड द मीटिंग। प्रॉपर उनको टाइम मिले। हाँ बट हाँ, अगर अर्जेंट केस है कि भाई मीटिंग अभी बुलानी ही बुलानी है, जैसे मान लो सिंपल सा मुद्दा है, जैसे मान लो अभी क्या हुआ, ईईटी वाले बच्चों के एग्जाम हुए। अब ईईटी वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और आप सब जानते हो ईईटी का क्या हाल चल रहा है, 70-80% रिजल्ट आता है, बच्चे सारे सीएस में घुस जाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव में उनको दिक्कत आती है। अब प्रॉब्लम ये निकल के आती है, जैसे मान लो ईईटी का एग्जाम हुआ, अब ये आपको पता क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ईईटी के एग्जाम के 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट निकाल देते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, गोले भरने हैं, रिजल्ट तो तुरंत भी पता लग सकता था, बट फिर भी ये 4-5 दिन लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जैसे मान लो अच्छा पहले 20 दिन में रिजल्ट निकलता था, तो मान लो ईईटी के एग्जाम हुए, तो हमें था कि 20 दिन में रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकल गया 5वें दिन में, और हमें पता भी नहीं था। अब 5वें दिन में जब रिजल्ट निकला, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मुझे अर्जेंट मीटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मुझे आगे का प्लान करना है। क्योंकि दिमाग में अभी तक क्या था कि 20 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, तब मीटिंग प्लान करेंगे आगे का करना क्या है। रिजल्ट आ गया 5 दिन के बाद ही, तो मुझे अर्जेंट मीटिंग बुलानी है सारी फैकल्टी की कि अगले वाली स्टेज का क्या करना है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि ऐसे कई बार क्या होता है कि हमें अर्जेंट मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब कॉर्पोरेट डेटर का मान लो कोई रेजोल्यूशन प्लान आ गया, उसको हमें 2 दिन के अंदर बताना है कि अप्रूव करना है नहीं करना, या एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, या सीओसी को लगता है नहीं मीटिंग अभी हमें बुलानी है, कोई अर्जेंट बात हमें डिस्कस करनी है, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है 24 घंटे पहले नोटिस चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, देखो जी, द कमेटी विच कंसिस्ट द क्राइटर and decide to shorten notice period from the standard 5 days to period they consider appropriate, but it should not be less than 24 घंटे। 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 24 घंटे से ऊपर हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो सकते हैं, बट 24 घंटे से कम पॉसिबल नहीं है। फिर इफ द कमेटी, अगर कमेटी में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है और वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अर्जेंट है वो, तो उस केस में 48 घंटे कम से कम पहले नोटिस देना पड़ेगा। उस केस में 24 घंटे की बात नहीं एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो नॉर्मल केस में कितना है, 5 दिन, अर्जेंट केस में कितना है आपके 24 घंटे, बट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में कितनी है जी, 48 घंटे। ये एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब इतने टाइम पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस दिन हमारी मीटिंग है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट आ रहा है रेगुलेशन नंबर 22। याद करो रेगुलेशन नंबर 22 में क्या लिखा था। अब रेगुलेशन नंबर 22 के अंदर नॉर्मली ये लिखा है कि भैया जब मीटिंग होगी सीओसी की, अब जब भी सीओसी की मीटिंग होगी ना, तो उस केस में कितने कोरम होने जरूरी हैं। याद करो जीएसटी काउंसिल, हमने जीएसटी में डिस्कस किया था, जीएसटी काउंसिल के अंदर था कि 33 मेंबर होते हैं और कम से कम 50% कोरम होना जरूरी है, और फिर 75% की वोटिंग चाहिए। याद करो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 शेयर था, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 शेयर था, उसके बेस पे कैलकुलेशन करते थे जीएसटी काउंसिल के अंदर। सेम बातें यहां पर भी कुछ ऐसी ऐसी लिखी हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी सीओसी की मीटिंग होगी तो 33% कोरम होना जरूरी है। 33% से हम रेशो कम भी डिसाइड कर सकते हैं, अगले आने वाले मीटिंग में वो आपस में हम डिस्कस कर लेंगे, बट नॉर्मल जो रेगुलेशन में लिखा हुआ वो 33% है। और वोटिंग कितनी चाहिए, 51% की वोटिंग चाहिए। दोनों बातें दिमाग में लेके चलना, 33% या उससे ऊपर के वोटिंग शेयर के लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, और 51% या उससे ऊपर के वोटिंग शेयर के लोग जो होंगे अगर फेवर में होंगे तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अप्रूव हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ए कमेटी मीटिंग टू ऑफिशियली टेक प्लेस एंड मेक डिसीजन एटलीस्ट 33% और 33.33%,
ऑफ द टोटल वोटिंग शेयर मस्ट बी रिप्रेजेंट बाय द मेंबर, वो रिप्रेजेंट होने चाहिए, ये बात ध्यान दो, इतने लोग होने चाहिए। दिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी इन पर्सन, फेस टू फेस हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट होनी चाहिए बस। मतलब अब सबको मिला के, मतलब फेस टू फेस, ऑनलाइन, सबको मिला के इतने परसेंट वोटिंग शेयर या उससे ऊपर के लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद फिर अथॉरिटी हैज, मतलब कमेटी हैज अथॉरिटी टू चेंज द परसेंटेज ऑफ द वोटिंग राइट नीडेड फॉर कोरम इन अपकमिंग मीटिंग इफ दे डिसाइड टू डू सो, उसके आने वाली मीटिंग में चेंज कर सकते हैं अगर उनको ये लगता है, नहीं तो नॉर्मल लिमिट क्या है, 33% की लिमिट है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद इफ ए कमेटी मीटिंग डज नॉट हैव इनफ मेंबर प्रेजेंट टू मीट द कोरम, अगर मान लो कोरम पूरा ही नहीं है, अगर मान लो कोरम पूरा ही नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 फाइनेंशियल डेटर हैं, 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। अब 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर हैं तो मान लो ये आपके हैं FC1, ये FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7, FC8, FC9, FC10, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1 करोड़ हो गया, और यहाँ पे मान लो हो गया आपका 50 लाख हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 3 करोड़ हो गया, और यहाँ पे मान लो हो गया 5 करोड़ हो गया, और यहाँ पे मान लो हो गया 1 करोड़ हो गया, ये मान लो आपका 50 करोड़ हो गया, और ये मान लो आपका फॉर एग्जांपल ये आपका मान लो 80 करोड़ हो गया जी, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हो गया 20 करोड़ हो गया जी, 8, ये हो गया आपका 30 करोड़ हो गया, 9, और ये आपका हो गया जी मान लो, तो ये भी 30 करोड़ हो गया, ये आपका फाइनेंशियल डेट है, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताना, अब ये मान लो 1 प्लस यहाँ पे हो गया 50 लाख को एक बार छोड़ दो, 1 + 3, और फिर आपका हो गया 5 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 30 करोड़, और फिर मान लो ये 50 लाख की बजाय या 1 करोड़ ही मान लो इसको भी, फिर 1 करोड़, 221 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल डेट है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ये लोग कहते हैं हम मीटिंग में आ जाएंगे, ये कहता है हम मीटिंग में आएंगे, ये कहता है हम मीटिंग में आएंगे, ये कहता है हम मीटिंग में आएंगे, ये कहता है हम मीटिंग में आएंगे। तो 1 2 3 4 5, अब 5 आ गए। अब इन 5 का शेयर कितना है, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 5 10 और 1 11। अब 11 डिवाइड बाय 221, आप चेक करो, अगर मैं चेक करूं 11 डिवाइड बाय 221, तो भाई साहब ये 4.97% की वोटिंग शेयर इनके पास है। तो क्या अगर ये 5 मेंबर आप भी जाते हैं तो क्या कोरम कंप्लीट मान लेंगे? क्या हम अगर मान लो फॉर एग्जांपल 20 करोड़ वाला भी कहता चलो मैं चलता हूं, अब 20 वाला भी कहता चलो मैं चलता हूं, तो भाई 20 प्लस में 1 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 1, 31 करोड़ हो गया। तो 31 डिवाइड बाय 2 to 1 अगर परसेंटेज निकालेंगे तो भी 14% बन रहा है। अब अगर 14% बन रहा है तो क्या तो भी मीटिंग काम करेगी? नहीं काम करेगी। कम से कम 33% या उससे ऊपर की वोटिंग शेयर के लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पे ना गलती से मेजोरिटी काउंट मत कर लेना कि हाँ भाई, जैसे जीएसटी काउंसिल में क्या था, जीएसटी काउंसिल में मेजोरिटी काउंटिंग थी, वहां पे ये नहीं कह रहे थे वोटिंग शेयर, ऐसा नहीं है। वहां पे तो अगर 11 में मान लो अगर 25 मेंबर आए हैं तो 25 में से फॉर एग्जांपल मान लो 15 मेंबर अगर प्रेजेंट करते हैं, काम खत्म, बात खत्म। उसके बाद ये चेक नहीं करना कैपिटल कितनी है, कुछ भी है, बट यहां पे आपको चेक करना है उसके वोटिंग शेयर कितने परसेंट बन रहे हैं। बात सुनिए मेरी बात। इट मींस चाहे यहां पे 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, बट दोनों को मिला के 50% की वोटिंग शेयर ये होल्ड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये कोरम का पार्ट बन चुके हैं, अब मीटिंग काम करेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी। अच्छा, अब अगर मान लो कोरम पूरा नहीं होता, अब ये कोरम पूरा नहीं है, अब अगर ये कोरम पूरा नहीं है तो फिर क्या होगा? विल ऑटोमेटिकली अडजर्न, मीटिंग ऑटोमेटिकली अडजर्न हो जाएगी। कब तक के लिए? सेम टाइम एंड द प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन सेम टाइम सेम जगह पर ये मीटिंग आपकी होगी। और अगर अगले दिन सेम टाइम सेम जगह पर अगर लोग फिर नहीं आते तो जो जितने भी लोग आएंगे ना उन्हीं को ही हम कोरम मान लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो फिर हम 33% की बात नहीं करेंगे। 33% की बात सिर्फ पहली बार के अंदर होती है। उसके बाद अगर मीटिंग अडजर्न हो रही है और अगर अडजर्न मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, अगर 10% वाले वोटिंग शेयर भी हैं तो भी वो हमारे कोरम का पार्ट बनेंगे। उनके बेस पे हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी। अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर आ जाओ। अब ये तो हो गया हमारा रेगुलेशन नंबर 22, कोई दिक्कत तो नहीं है? रेगुलेशन नंबर 22, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेगुलेशन नंबर 22 इज मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन। इसमें से आपके एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, बस ये पर ध्यान दो।
बात समझ में आ रही है? रेगुलेशन नंबर 22 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, इसमें से आपके एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब आ जाओ, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है जी सर, रेगुलेशन 21 के फर्स्ट पॉइंट में वोटिंग के बाद रेगुलेशन नंबर 21 में कहाँ पे 21 कहाँ पे कह रहे हो, कहाँ पे लिखा है? चलो एक बार अभी 21 पे आते हैं, एक बार अभी 21 पे आते हैं, एक बार अभी 21 पे आते हैं। पहले इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पे आओ जी, अब अगले पॉइंट पे आओ, रेगुलेशन नंबर 20 पे आओ जी। अब रेगुलेशन नंबर 22 हमने कंप्लीट की है, अब 22 के बाद 20 पे आ रहे हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि नोटिस आपको भेजना कैसे है। भाई जो तो मीटिंग का नोटिस है, वो मीटिंग का नोटिस भेजना कैसे है, रेगुलेशन 20 बताएगी नोटिस भेजना कैसे है। उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक नोटिस डिलीवरी, आपकी जो नोटिस की डिलीवरी होगी वो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी। नोटिस फॉर मीटिंग कैन बी सेंड इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल, ईमेल के थ्रू आएगा, टेक्स्ट मैसेज और एज एन अटैचमेंट विद लिंक। आपके साथ एक अटैचमेंट, जैसे मान लो मैंने आपको लिंक बना के भेज दिया, आप लिंक पे क्लिक करोगे, वो पीडीएफ खुल जाएगा, उस पीडीएफ में सारी डिटेल होगी हमारी मीटिंग का। मैं वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मतलब आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक वे में, मे बी वो ईमेल होगा, मे बी वो मैसेज होगा, या मे बी वो एक लिंक के थ्रू आपको बस मेल आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन रिक्वायरमेंट, उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या रिक्वायरमेंट होगी, द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द दीज इलेक्ट्रॉनिक नोटिस मस्ट इंक्लूड एसेंशियल डिटेल लाइक द नेम ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर, फिर लोकेशन, फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग और डेट ऑफ द मीटिंग क्या है, ये सारी बातें आपके सब्जेक्ट लाइन के अंदर आ जाएंगी जी। फिर नॉन एडिटेबल अटैचमेंट, जो अटैचमेंट तुम सेंड करोगे वो क्या होगी, नॉन एडिटेबल अटैचमेंट होगी, और या वो नॉन एडिटेबल पीडीएफ होगा, उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। ऑब्वियस सी बात है ना, मीटिंग बना के भेज दिया तो वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन एडिटेबल होगा, उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात लिखी है, इफ सेंड एज नॉन एडिटेबल ईमेल अटैचमेंट इट शुड बी ओनली इन PDF and another non-editable format. The attachment must include a link or instruction for the recipient to access the necessary software version. क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर कंफर्मेशन सिस्टम। अब जब तुम्हें मेल चली गई तो कंफर्मेशन आएगी किस किस को मेल रिसीव हो गई, और अगर जिसको को मेल रिसीव नहीं हुई, याद करो मैंने कहा था उसको क्या करेंगे, दोबारा से रीसेंड करेंगे। देखो वही लिखा है, द RP शुड बी a system that confirm the total number of email recipient and maintain a record of each recipient. This record is critical for keeping track to who has received the notice, किसने रिसीव किया, ये रिसीव होगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूं, अभी क्या हुआ कि हमारे मतलब मेरे क्लाइंट का मतलब ये मान लो इसमें बुक्स प्रिंट कराता हूं, तो उसने ना मुझे दिवाली पर ना कोरियर भेजा और मुझे बताया नहीं, दिवाली पर मुझे कोरियर भेजा, मुझे बताया ही नहीं कि उसने गिफ्ट भेजा होगा कुछ। तो ना उसको लगा यार गाबा सर का मैसेज आएगा, गाबा सर का थैंक यू का मैसेज आएगा, थैंक यू का। अब मुझे वो कोरियर रिसीव ही नहीं हुआ, क्योंकि 12 तारीख को दिवाली थी, हम 12 को घर निकल गए, 13 तारीख को फिर हम आ नहीं पाए, 14 तारीख को हम यहाँ पे इंदिरापुरम आए। अब हम 14 तारीख को जब इंदिरापुरम यहाँ पे आए, उसका गिफ्ट आया 16 तारीख को, मतलब एज पर कोरियर जो रिकॉर्ड्स हैं उसका गिफ्ट आया 16 तारीख को। तो ना फाइनली उसने कल मेरे को मैसेज किया कि सर गिफ्ट कैसे लगा। मैं कहा कौन सा गिफ्ट? कह रहे सर आपको गिफ्ट मिला था। मैं कहा नहीं मुझे कोई गिफ्ट रिसीव नहीं। कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो भाई, डिलीवर दिखा रहा है। मैं कहा भाई डिलीवर कैसे दिखा रहा है, मेरे को तो गिफ्ट मिला ही नहीं है। उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पे लिखा हुआ है डिलीवर। अब वहां पे लिखा हुआ है डिलीवर और ये भी लिखा हुआ है साइन बाय सेल्फ, मतलब मैंने रिसीव किया। बताओ। तो मैंने कहा भाई मैंने कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया और ना ही मुझे रिसीव हुआ। मैंने घर भी बात कर ली है, अपने गार्ड से भी बात कर लिया, उसने कोई भी गिफ्ट रिसीव नहीं किया। तो उसने कहा अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोरियर वाले ने गिफ्ट कहां दे दिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आपको गिफ्ट मिला ही नहीं है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई बार ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई साहब यहां पे आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, किस किस को मेल आपने की है और किस किस को मेल रिसीव हो चुकी है, ताकि बाद में वो सामने वाली पार्टी ये ना कहे मुझे रिसीव नहीं हो। भाई एक तरह से उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट मुझे डिलीवर हो चुका है, भाई उसके अकॉर्डिंग तो गिफ्ट डिलीवर हो चुका है ना। अब चाहे कोरियर वाले ने दिया या नहीं दिया वो समझ में नहीं आ रहा कि गिफ्ट चला कहां गया, बट एज पर रिकॉर्ड्स वो डिलीवर दिखा रहा है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कुणाल साहब? हाँ सर मुझे भी थैंक यू नहीं आया यार। क्या थैंक यू कुणाल साहब, मैं तुम्हें अपना कलेजा निकाल के दे दूं यार। जो तुमने भाई साहब लड्डू भेजे ना, जैसे लड्डू मेरे अंदर गया, यहाँ पहुंचा लड्डू गले में, भाई साहब आत्मा तृप्त मेरी। ऐसा लगा जन्मों जन्मों के पाप मेरे एक सेकंड में ही धुल गए। कसम लगे माता रानी की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और आपने पापा को भी बोल देना, आप क्या ना पापा ने पूछे आपके पापा को भी बोलना कि लड्डू बहुत बढ़िया थे अंकल जी, मजा आ गया।
ठीक है जी। और ये फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पे आओ। अब अगला आ रहा है हैंडलिंग ट्रांसमिशन फेलियर। अब अगर मान लो, अब कई बार आपको मैंने पहले भी कहा था मेल होती है तो कई बार फेल्ड हो जाती है, तो उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि किस किस को मेल नहीं गई। अब यहां पे एक बार चेक करो, इन केस एनी फेल्ड ईमेल ट्रांसमिशन द आरपी मस्ट कीप नोटिस टू सच फेलियर एंड रिसेंड देम। दीज रिसेंड ईमेल जो है वो प्रूफ क्या है कि हमने दोबारा से उसको रिसेंड यहां पे की थी। उसके बाद फिर फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, वंस द आरपी सेंड द ईमेल देयर ड्यूटी इज कंसीडर फुलफिल्ड, दे आर नॉट लाइबल फॉर ट्रांसमिशन एरर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, उसके कंट्रोल से ही बाहर है, उसके लिए वो लाइबल ठहराया नहीं जाएगा। मेरा वाईफाई बंद हो गया, अब भाई मेरा वाईफाई बंद हो गया या बीच में कोई एरर आ रहा है गूगल की तरफ से, अब गूगल की तरफ से कोई एरर आ रहा है, उसके अंदर मेरी गलती क्या है भैया? मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैंने तुम्हें मेल सेंड कर दी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट। उसके बाद अगर कोई एरर आ रहा है और जो मेरे कंट्रोल से ही बाहर है तो उसके लिए मुझे लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो जी, इफ द नोटिस इज सर्कुलेटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक इट मस्ट बी लेजिबल एंड रेसिपिएंट शुड बी एबल टू ऑब्टेन एंड रिटेन कॉपीज ऑफ द नोटिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला रेगुलेशन थी। अब ये रेगुलेशन एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको मैंने पहले भी कहा था। फिर रेगुलेशन नंबर 21, 23 और 24, अगेन ये भी एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? रेगुलेशन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 रेगुलेशन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, रेगुलेशन नंबर 21, 23 और 24। अब इसमें लिखा है कि जो आप नोटिस भेज रहे हो उसमें क्या कंटेंट होगा, भाई उस नोटिस में क्या लिखा होगा वो बताओ जी। द नोटिस मस्ट इंक्लूड द डिटेल ऑफ सच एज वेन्यू, टाइम, डेट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद पार्टिसिपेंट कैन ऑप्ट टू ज्वाइन थ्रू वीडियो के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर ऑडियो विजुअल मींस। पार्टिसिपेंट कैन अटेंड द वोट ईदर इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज, मतलब खुद भी कर सकते हैं और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी इसमें वोट कर सकते हैं। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अटेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर। मतलब आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि किसके बिहाफ पे वोट कर रहा है, वो डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। फिर वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा जी? वोटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट कह रही है द नोटिस मस्ट स्टेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंक्लूडिंग द टाइम शेड्यूल। एक बात मेरे को बताओ यार, आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, क्या लोकसभा राज्यसभा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है? आप चेक करना, स्पीकर साहब बोलते हैं ना कि अपने हाथ में वो कोई आपका जो मतलब आपके हाथ में कोई रिमोट टाइप सा होता है, तो उसको आप जैसे बोलूंगा तुरंत आपने बटन दबाना है। उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद मतलब पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं कि यस के लिए क्या करना है, नो के लिए क्या करना है। सेम यहां पर भी है, ऐसे इलेक्शन होते हैं वहां पर भी होता है। एक दबाओगे बीजेपी को वोट जाएगा, 2 दबाओगे आम आदमी पार्टी को जाएगा, 3 दबाओगे कांग्रेस को जाएगा। इस तरह से प्रॉपर प्रोसीजर हर केस के अंदर तो यहां पर भी है। और देन द लॉगिन आईडी और डिटेल आपको दे दी जाएगी फॉर जनरेटिंग पासवर्ड एंड ए सिक्योर वोटिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। बट ऑब्वियस सी बात है कि वोटिंग फैसिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल कर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ ए पर्सन हैंडलिंग क्वेरीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब जो इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी अगर हेल्ड करेगा उसका नंबर भी आपको देना जरूरी है। फिर चेयर पर्सन एंड मिनट्स क्या होगा? याद करो इस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा जी? हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो, इधर सोना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो ध्यान से, जल्दी मुझे बताओ अब इस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा? ऑब्वियस बात है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो इस मीटिंग का क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। देखो क्या लिखा है, आरपी एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द सीओसी मीटिंग, मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ पार्टिसिपेंट अटेंडिंग इन पर्सन और थ्रू विजुअल मींस। उसके बाद आरपी सर्कुलेट द मीटिंग मिनट्स, ये मिनट्स जो हैं मीटिंग के वो सर्कुलेट कर देगा टू ऑल द पार्टिसिपेंट, कितनी? विद इन 48 आवर्स इलेक्ट्रॉनिकली, 48 घंटे के अंदर अंदर वो क्या कर देगा? इसको सर्कुलेट कर देगा। इसके साथ ही हमारा यहां पे रखे सेक्शन 24 विद रेगुलेशन 17 से लेके 24 तक हमारी यहां पे खत्म हो जाती हैं, हमारी यहां पे रिवाइज हो जाती हैं। लोग कर दो नहीं, चलो अब फटाफट से आ जाओ। अब बिल्कुल छोटे छोटे हमारे 3 सेक्शन बैलेंस बचे हैं बस, 22, ठीक है, उसके बाद 23, उसके बाद 25 और देन फिर हमारा आईबीसी जो भी तक हमने किया है कंप्लीट रिवीजन हमारी यहां पे हो जाएगी। अब एक बार आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। अब यहां पे एक बार चेक कर लो, अगर मैं बात करता हूं रेगुले अपना सेक्शन नंबर 22 की। अब 22 क्या है? 22 है अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अब यहां पे आरपी की अपॉइंटमेंट कब होगी? अभी हमने डिस्कस किया था, याद करो,
पहली मीटिंग बुलाई जाएगी सीओसी बनने के 7 दिन के अंदर। जो 7 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई जाएगी उसी में ही क्या होगा, आरपी अपॉइंट होगा। वहां पर मैंने 2 केस कहा था, या तो पुराने वाला आरपी आईआरपी आरपी पॉइंट बनेगा, उसके अंदर फिर रिटर्न में देना पड़ेगा आईआरपी को कि तुम यहाँ पे आरपी बनने वाले हो, या फिर कोई हम रिप्लेस भी करेंगे। बट रिप्लेस हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमें बोर्ड के पास भेजना पड़ेगा, फिर बोर्ड चेक करेगा, फिर हमें वो बताएगा, उसके बाद ही हम रिप्लेस यहाँ पे कर पाएंगे। ये सारी की सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब एक बार चेक करना यहाँ पे क्या लिखा है। देखो जी पहला क्या लिखा है यहाँ पे जी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी, तो पहले विद इन 7 days ऑफ सीओसी द फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड, अच्छी बात है। फिर जब फर्स्ट मीटिंग हो रही होगी द सीओसी विद इन मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी के साथ, विद इन मेजोरिटी एटलीस्ट 66% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन, क्या कर सकते हैं, रिजोल्व टू अपॉइंट आईआरपी एज आरपी, मतलब जो आईआरपी है उसको आरपी की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। डिसाइड टू रिप्लेस विद अनदर आरपी, इस आरपी को मतलब इस आईआरपी को जो दूसरे अनदर आईआरपी के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। या एक बात और बताऊं, जो आरपी आपने अपॉइंट किया उसको भी चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, आईआरपी को आरपी की तरह अपॉइंट भी कर सकते हो, उसकी जगह पे कोई दूसरा आरपी भी अपॉइंट कर सकते हो, और जो तुमने उसको आरपी बना दिया तो उस आरपी को तुम रिप्लेस करके कोई दूसरा आरपी भी लेके आ सकते हो। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने 3 केस बोले हैं, वो आईआरपी आरपी बन सकता है, या फिर वहां से कोई नया आरपी बनेगा, या फिर जो आरपी आपका है उसको हम रिप्लेस करके कोई दूसरा आरपी भी यहां पे बना सकते हैं। ये बात ध्यान देना। बट 66% या उससे ऊपर की वोटिंग शेयर जो है वो फेवर में होने चाहिए, तब ये काम होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। उसके बाद फिर अगला गवर्नमेंट कह रही है ऑप्शन फॉर कंटिन्यूइंग रिप्लेस आईपी। अब देखो मतलब आरपी, या तो ये ऑप्शन क्या है, मतलब या तो इसको कंटिन्यू कर लो या फिर इसको रिप्लेस करो। क्या अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द सीओसी डिसाइड टू कंटिन्यू आईआरपी एज आरपी इट विल बी नीड द रिटर्न कंसेंट टू आईआरपी, हम उसको रिटर्न कंसेंट उससे मांगेंगे कि हम तुम आरपी बनना चाहते हो, अपनी रिटर्न कंसेंट यहाँ पे दे दो। उसके बाद इफ सीओसी डिसाइड टू रिप्लेस द आरपी इट मस्ट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और प्रपोज्ड आरपी अलोंग विद इन रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड आरपी। प्रपोज्ड आरपी जो उसकी रिटर्न कंसेंट हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। आगे फिर क्या लिखा है, द डिसीजन ऑफ सीओसी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द आरपी इज कम्युनिकेट टू द आईआरपी, आईआरपी को कम्युनिकेट करेंगे, फिर आगे एनसीएलटी को करेंगे, फिर कॉर्पोरेट डेटर को कम्युनिकेट करेंगे कि ये तुम्हारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अब जो तुम्हारे काम होंगे वो ये देखेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहां पे देखो, इफ द सीओसी रिजोल्व टू रिप्लेस द आईआरपी, अगर वो रिप्लेस करना चाहती है, देन एनसीएलटी फॉरवर्ड द नेम प्रपोज आरपी टू द आईबीबीआई कंफर्मेशन, उनकी कंफर्मेशन भेजेगी। किस लिए? कि इसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही। अब एक बात बताओ, जिस आईआरपी का नाम हम देना चाह रहे हैं आरपी बनने के लिए, उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी तो वो नहीं बनेगा ना। वो कौन बताएगा? जहां पर सारा डेटा होगा। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड को भेज दिया। अब बोर्ड ये चेक करेगा कि क्या ये सही बंदा है या नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसी को तुम आरपी की तरह अपॉइंट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, एनसीएलटी मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज्ड आरपी आफ्टर कब, कंफर्मेशन बाय द बोर्ड। फिर इफ द बोर्ड डज नॉट कंफर्म द प्रपोज्ड आरपी विद इन 10 days ऑफ द रिसीविंग नेम, तो फिर क्या होगा, एनसीएलटी डायरेक्ट द आईआरपी जो है टू कंटिन्यू आरपी टिल बोर्ड कंफर्म द अपॉइंटमेंट। फिर जब तक बोर्ड कंफर्म नहीं करेगा तब तक यही आरपी जो है वो आरपी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और यही सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वो निभाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर दूं? चलो अब अगले पॉइंट पे आओ जी। हाँ जी भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। एक बात मेरे को बताओ, ये तो सामने मेरा कद्दू कलर का बच्चा बैठा है, एक बात मेरे को बता भाई, अब जो ये आईपी हम अपॉइंट कर रहे हैं आरपी की तरह, तो क्या ये आपस में बायस होने चाहिए? नहीं, ऑब्वियस पता, अगर बायस होंगे तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ये क्या होना चाहिए? अनबायस। अब अनबायस होने के इसका मतलब क्या है कि इनको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपस में रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो फिर तो काम में गड़बड़ है। अगर ये रिलेटेड पार्टी नहीं है फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, An IP is eligible to be appointed as RP for a CIRP, ठीक है। कब? The IP and all partner director of the insolvency professional entity are independent of the corporate। अब ये independent कैसे बनेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला independence criteria क्या क्या है, consider independent if क्या, eligible as an independent director under कंपनीज एक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह एलिजिबल होना चाहिए कंपनीज एक्ट में, वो भी बन सकता है। नोट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी रिलेटेड पार्टी यहां पे नहीं होना चाहिए। नोट एन एम्प्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर, ना वो एम्प्लॉई हो ना वो प्रोप्राइटर हो ना वो पार्टनर हो। किसका किसका? पहला, फर्म ऑफ ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कोस्ट ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेटर,
मतलब जो उनके कोस्ट ऑडिटर हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, या जो उनके सेक्रेटरी ऑडिटर हैं, उसका कोई एम्प्लॉई ना हो, उसका कोई पार्टनर ना हो, या उसका कोई भी प्रोपराइटर ना हो, तो हम उस पर्सन को आरपी की तरह अपॉइंट नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर ए लीगल और कंसल्टिंग फर्म, मतलब कोई लीगल फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, दैट हैड ट्रांजैक्शन विद द कॉर्पोरेट डेटर अमाउंटिंग टू 5% और मोर। यहां पे आई थिंक आपको मैंने 10% और मोर लिखवाया था, अब नई लिमिट निकल के आ रही है 5% और मोर, बस ये बात ध्यान देना, 5% और मोर ऑफ द ग्रोस टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर अगर ग्रोस टर्नओवर जो निकल के आ रही है उसका 5% या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन हमारी इसके साथ हो रही है, तो भैया फिर सिंपल सी बात निकल के आ रही है, उसको हम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए अप्लाई नहीं करवा सकते, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, तो ऐसे कंसल्टिंग फर्म का वो आरपी ना तो एम्प्लॉई हो, ना प्रोपराइटर हो, ना ही पार्टनर हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल, बिल्कुल क्रूशियल है, टू एंश्योर एन अनबायस्ड रोल इन द सीआरपी। उसके बाद क्राइटेरिया इंक्लूड एलिजिबिलिटी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब्सेंस ऑफ आरपी, रिलेटेड पार्टी ना हो, एंड नो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद कॉर्पोरेट डेटर इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉल करती है तो वो आरपी की तरह अपॉइंट नहीं किया रहेगा, अगर फॉल नहीं करती तो वो आरपी की तरह अपॉइंट हो जाएगा, एनसीएलटी क्या करेगी, उसको अपॉइंट यहां पे कर देगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आ जाओ जी अगला, फिर हमारे यहाँ पर माइंड निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 23, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरपी। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ये ना मेरे को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो। उसका रीजन है क्योंकि जो हमने आईआरपी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी ना, वो सेम यहाँ पे लिखा है। आप चेक करोगे 90% बातें आपको सेम देखने को मिलेंगी, 10% के अंदर फर्क देखने को मिलेगा, नहीं तो वही सारी बातें लिखी हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं। आप एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं क्या लिखा है। आरपी इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कंडक्टिंग the entire CRP and managing the operation of the corporate debtor throughout the CRP period। हमें पता है, बिल्कुल हमें पता है कि जो भी CRP प्रोसेस चल रहा है उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना किसका काम बन चुका है, अब आरपी का काम बन चुका है। फिर आरपी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड CRP पीरियड अंटिल एन ऑर्डर इश्यूड बाय एनसीएलटी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आरपी की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है, कब, CIRP खत्म होने के बाद भी, कब तक, फिर वो कहना चाह रहे हैं एन ऑर्डर इश्यू बाय एनसीएलटी अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आरपी की तरह काम करेगा। या अपॉइंटिंग ए लिक्विडेटर, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है उसका लिक्विडेटर जब तक अपॉइंट नहीं होगा तब तक आरपी की तरह काम करता रहेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला, फिर द आरपी शेल कंटिन्यू टू मैनेज ऑपरेशन पोस्ट द सीआरपी पीरियड अंटिल ए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव और लिक्विडेशन। मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले हमने ऊपर लिखा ही है कि भैया आरपी काम करता रहेगा, सीआरपी कंप्लीट होने के बाद भी कब तक करता रहेगा, या तो कोई प्लान अप्रूव हो जाए तब तक, या अगर लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तो जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तब तक उस आरपी को आरपी की तरह काम करना पड़ेगा। आगे फिर आरपी एक्साइज पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज ओरिजिनली वेस्टेड ऑन द आईआरपी अंडर देयर चैप्टर। मतलब जो आईआरपी की ड्यूटीज थी सेम अब क्या करेगा, आरपी कर लेगा, मतलब आरपी सेम कंटिन्यू करेगा, जो उसकी ड्यूटीज थी अब वही ड्यूटीज किसकी बन जाएंगी, आरपी की बन जाएंगी। उसके बाद इन केस ऑफ एन आरपी अपॉइंटमेंट अंडर 20-4, ठीक है, आईआरपी इज obligated to provide all information, document, record related to corporate debtor in his possession and knowledge to the new RP। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जो IRP है अब आरपी की अपॉइंटमेंट हो रही है तो भैया कहते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा अब मेरे को पता नहीं है जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आपने जब देखा होगा जब भी घर में सिर लाते हैं तो होता है ना, सांस होती है, सांस देखा आपने, यहाँ से चाबी का गुच्छा निकाल के ये बहू ये ले गुच्छा ले ले, अब घर तेरे हवाले है बहू, ऐसा होता है, यहाँ पे चाबियां टांगे घूमती हैं, ऐसा नहीं होता, देखा नहीं कभी आपने, मूवीज के अंदर देखा होगा आपने। अरे भैया ये कमाल की बात कर रहे हो, नहीं देखा तो फिर ऐसा होता है, जब भी कभी नहीं बहू आती है तो फिर ये अब तू ही हमारे घर की लक्ष्मी है बहू, चाहे आपस में बाद में जितना मर्जी लड़ती रहे, सिंपल सी बात है, वो बात एक अलग है, बट चाबियों का गुच्छा ऐसे दे दिया जाएगा बहू को कि अब तू ही आगे इसको लेके जाएगी। तो वही सेम बात यहाँ पे आईआरपी क्या करेगा, आरपी को अपनी चाबियों का गुच्छा निकाल के कि भैया ये अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी अब वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ड्यूटी है, वही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब आ रहा सेक्शन नंबर 25, ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या क्या ड्यूटीज हैं, वही सेम ड्यूटीज यहां पे निकल के आ रही हैं। क्या, प्रिजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द एसेट, भाई उसकी एसेट को प्रिजर्व करना, प्रोडक्ट करना, ताकि कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे, उसके लिए कई सारे एक्शन उसको लेने पड़ सकते हैं। अब उसके एक्शन क्या क्या लेने पड़ेंगे, देखो वही लिखा होगा, सिग्निफिकेंट एक्शन टेकन बाय आरपी। अब उसको करने के लिए, इस कंपनी को गोइंग कंसर्न में चलाने के लिए उसको कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। अब कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे, देखो,
एसेट कस्टडी एंड कंट्रोल, जितनी भी एसेट उसकी हैं उसकी कस्टडी लेनी पड़ेगी, कंट्रोल लेना पड़ेगा, उसके कंट्रोल में आएंगे, उसके परमिशन के बिना। अब यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद अब रिप्रेजेंटेशन इन लीगल प्रोसीडिंग, अब जो भी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, अब ये उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे। फिर इंटरिम फाइनेंस, अब सीओसी के अप्रूवल के साथ वो इंटरिम फाइनेंस भी उठा सकता है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, वो याद आ रहा है, ये पहले हमने सारी बातें पढ़ी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, ये उनको अपॉइंट कर सकता है। आरपी अपॉइंट अकाउंटेंट दिस 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 दिस। फिर आरपी मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम, वही सेम बात यहाँ पे लिखे, जो क्लेम आ रहे हैं उसकी अपडेटेड लिस्ट वो मेंटेन करेगा। फिर कन्वेंस एंड अटेंड ऑल द सीओसी मीटिंग, अब सीओसी की मीटिंग अरेंज करेगा और उसको अटेंड करेगा। फिर प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये अभी हमें करना है, ये भी हमें करना है। जो हमारी अगली क्लास होगी सेक्शन नंबर 29, याद है मैंने घर से एक बार पढ़ के आना है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी प्रिपेयर करेगा। फिर आरपी इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मीटिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान, ये भी पॉइंट अभी हमें करना है कि आरपी बुलाएगा। सुनो 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 मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके शहर में पहली बार एक कंपनी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप यहां पे अपना ऑफर लेके आ सकते हैं। सुनो 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 सुनो, आपके शहर में पहली बार एक कंपनी, इस तरह से मतलब वो क्या करेगा, एक अनाउंसमेंट की तरह करेगा कि लाओ अगर रेजोल्यूशन प्लान लेके आने भाई, तुम इस कंपनी को कितने की खरीदना चाहते हो। यार तुमने कभी देखा नहीं है कि वो जब आईपीएल का ऑक्शन होता है, आईपीएल का ऑक्शन में ऐसे डंडा लेके बैठे होते हैं, डंडा लेके, ये हाँ जी 2 करोड़ 3 करोड़, ये रहना हुआ हमारा, ये रहना हुआ हमारा, हाँ जी ये हमारा विराट कोहली हुआ हमारा, ठीक है, ये ऐसा होता नहीं, ये ऑक्शन ही तो है। तो वहां पे रेजोल्यूशन प्लान ही तो आ रहे हैं कि हम इस प्लेयर को इतने का खरीदना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पे कौन से प्लान आएंगे, इस कंपनी को वो कितने का खरीदना चाहते हैं, तो कौन मेंटेन करेगा, आरपी मेंटेन करेगा। उसके बाद देखो प्रेजेंट ऑल द रेजोल्यूशन प्लान एट द सीओसी मीटिंग, अच्छी बात है। फिर फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एज पार्ट चैप्टर नंबर 3, मतलब लिक्विडेशन में कंपनी ना जाए उसको वो अवॉइड करेगा। और अब जाके फिर हमारा 25 खत्म। बताओ क्या बच्चों वाली बातें। तो 21 24 हो गया, 22 हो गया, 23 हमारा हो गया और 25 हमारा हो गया। अब जाके हमारा ये हाई फाई करो, हाथ आगे करो, हाई फाई। अब जाके आई थिंक हमारे आईबीसी के पता नहीं कितने लेक्चर हो गए हैं, कितने हो गए आईबीसी के लेक्चर, एक बार बताना मुझे, आईबीसी के कितने लेक्चर हो गए हमारे। मेरे को लग रहा है आईबीसी के हमारे 25 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं मतलब मेरे को लग रहा है इतने लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और अब जाके हमने सारी रिवीजन जो है अप्रोक्सीमेट 4 घंटे या 4.5 घंटे में हमने कंप्लीट की है, जो बहुत सुपर फास्ट है, ठीक है। बट फिर भी उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने पहले बहुत डेप्थ में हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का जी। चलो तो अब जाके आ जाओ जी, अब जाके आ जाओ, अब आ जाओ केस लो पेज, ठीक है जी। अब जो 70 केस लो हमने किए हैं, 70 केस लो की जो बुक आपको मैंने अलग से केस लो की बुक बनवाई है, उसका रीजन है आपको मैंने कहा था एग्जाम में बहुत सारे कई बार केस लो बन जाते हैं, केस लो बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने केस लो की बुक्स ही आपको अलग बनवा दी थी आईबीसी की, ठीक है जी। 27 लेक्चर हमारे हो चुके हैं आईबीसी के, तो 27 लेक्चर जितना भी अभी तक हमने कंप्लीट किया उसकी रिवीजन हमने अब तक अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हो गया स्वाहा। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब फटाफट से आओ जी। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां से आ रहा हूं केस लो जी। अब हम केस लो के लिए बुक रेफर कर रहे हैं योगिता की। योगिता कह रही है अच्छा मैं मेरे नोट्स मंगाए रेफर भी नहीं किए, अपूर्वा के नोट्स रेफर कर ले। अब आपके नोट्स देखो, अब रेफर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, योगिता शर्मा। ओ माय गॉड। चलो आओ जी। अब टोटल 70 केस लो बच्चे ने लिखे हुए हैं और आई थिंक 70 ही केस लो आपको मैंने लिखवाए होंगे। तो आओ जी 1 बाय 1 फटाफट से रिवीजन करते हैं कि हमने केस लो में क्या क्या पढ़ा है। अच्छा फिर यहाँ पे अब 2-3 क्वेश्चन बच्चे कहते हैं सर क्या केस लो के नाम याद करने जरूरी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे भागना नहीं है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि केस में डिसाइड हुआ था, मतलब एक तरह से इनको प्रोविजन का ही पार्ट मानना, क्योंकि जो केस में डिसाइड हो चुके हैं वो एक तरह के प्रोविजन बन चुके हैं, जब तक वो नलीफाई नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो। तो बात समझ में आ रही है ना मेरी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अगर केस के नाम याद है अच्छी बात है, बट गलत मत लिख के आना। अगर गलत लिख के आओगे तो आपके नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे, अगर आपने आगे सही भी लिखा है। तो बेटर ये है कि प्रोविजन उस केस में डिसाइड क्या हुआ, ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए। केस लो के नाम याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है।
ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब देखो जी, केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। केस नंबर 1 था हमारा यहाँ पे मधुसूदन तांटिया वर्सेस अमित चरारिया। ठीक है जी, एनसीएलटी का ऑर्डर था 12 अक्टूबर 2020 का। अब इसमें क्या ऑर्डर था कि भैया 1 करोड़ रुपए की लिमिट, याद है 1 करोड़ रुपए की लिमिट कब आई थी? 1 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हुई थी 24 मार्च 2020 को, याद करो 24 मार्च 2020 को, और 25 मार्च 2020 से सस्पेंशन लग गया था। मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं है, 25 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2021 तक 1 साल पूरा क्या रहा था? 1 साल पूरा क्या था? सस्पेंशन रहा था। 1 ईयर पूरा सस्पेंशन था। और उसी चक्कर में गवर्नमेंट ने लिमिट भी चेंज की थी आईबीसी की। पहले याद है एक्ट में लिमिट कितनी थी? 1 लाख। अब सीधा 1 लाख से गवर्नमेंट ने क्या कर दी? 1 करोड़ कर दी। ये तो गवर्नमेंट कई बार करती है 10 लाख करती है, 20 लाख करती है, 30 लाख करती है, 50 लाख करती है। गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 लाख से सीधे लिमिट कितनी कर दी? 1 करोड़ रुपए की लिमिट कर दी। अब यहाँ पे याद करो, मैंने कहा था डिसाइड हुआ था कि जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है एमसी ने जो इशू की है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, वो रिट्रोस्पेक्टिव नेचर नहीं है। तो वही लिखा है कि अगर एप्लीकेशन आपने पहले फाइल कर दी है इस नोटिफिकेशन से पहले, तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर वो 1 लाख वाली ही लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। बस ये पर ध्यान दो, ये रिट्रोस्पेक्टिव बेस पर नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बेस पर है। ये पॉइंट हमने समझा था। उसके बाद अगला फिर हमारा केस लॉ नंबर सेकंड था एआई सादिक स्वीट्स वर्सेस क्रिंस्टर इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एनसीएलटी का कोची का 26 फरवरी 21 का। ये भी अगेन सेम बात लिखी है कि जो 1 करोड़ की नोटिफिकेशन है वो इशू की है एमसी ने, वो क्या है? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की नहीं है। ये भी आपकी सेकंड केस भी सेम कहता है। उसके बाद फिर आगे आओ जी। अब यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है केस नंबर 3 में मणिपाल मीडिया नेटवर्क एंड उसके बाद विश्वक्षरा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एनसीएलटी का 21 जून 2021 का ये ऑर्डर है। ये मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर ये बन सकता है अगर बनना चाहे तो। इसमें लिखा है द लॉ इज वेरी क्लियर दैट इट इज इनफ इफ अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कोड द अनपेड डेट इज मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9। इसका ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेक्शन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 9 है ओसी का, कि आपने डिफॉल्ट किया हो। अब डिफॉल्ट कितना किया हो वो लिमिट वहां पे नहीं लिखी, तो गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 4 अपने आप में इनफ है। सेक्शन 4 लगने के बाद ही वो आगे कहीं जाएगा। अगर 4 लग ही नहीं रहा तो आगे तो गेट वैसे ही बंद है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली कि 4 में जो लिमिट हम बताने जा रहे हैं अगर वो लिमिट एप्लीकेबल हो चुकी है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 7, 8, 9, 10 की लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि वहां पे जाओगे ही तब जब 4 तुम क्रॉस कर दोगे। बस ये बात ध्यान दो। तो वही बात यहां पे केस में डिसाइड हुई थी कि अलग से लिमिट वहां पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहां पे लिमिट नहीं लिखी तो लिमिट क्या होगी? लिमिट आपकी 1 करोड़ होगी, क्योंकि सेक्शन 4 किसका है? एप्लीकेबिलिटी। किसकी एप्लीकेबिलिटी? पूरे पार्ट नंबर 2 की एप्लीकेबिलिटी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है नी? अब उसके बाद यहां पे चेक करो, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको। अच्छा, पता है किसका कॉल आया है? पता है किसका कॉल आया है? उन्हीं का, कोरियर वालों का, कि वो आपको कोरियर रिसीव हुआ ही नहीं। मैं कहा नहीं हुआ। कह रहे आपको कल भी रिसीव नहीं हुआ। मैं कहा नहीं हुआ। ओ भाई साहब, मतलब मेरे को कोरियर रिसीव होगा ही होगा। दिवाली की मिठाई मेरे घर में आएगी ही आएगी। ओ माय गॉड, खाओगे क्या? हैं कुणाल, खाओगे? चलो वापिस आओ, फटाफट से आओ जी। तो ये केस नंबर कहाँ गया? आपकी चैट कहाँ गई? ये केस नंबर 3 आपका हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब एक बार आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, केस नंबर 4 पे आओ जी। अब केस नंबर 4 यहाँ पे एक बार चेक करो, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 देखो यहाँ पे, वो है बीएलएस प्लोए मेयर्स लिमिटेड वर्सेस एमएसआरएमएस पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कहना चाह रहा है डिफॉल्ट, जैसे मान लो डिफॉल्ट हुआ, आपका डिफॉल्ट हुआ 24 मार्च 20 से पहले। अच्छी बात है, डिफॉल्ट 24 मार्च 20 से पहले हो गया। डिमांड नोटिस भी 24 मार्च 20 से पहले डिलीवर कर दिया। एप्लीकेशन फाइल की है भाई साहब आपने 24 मार्च 20 के बाद, तो क्या 1 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो। मैंने पहले भी कहा था अगर डिफॉल्ट पहले हो चुका है, भाई याद करो सेक्शन में क्लियरली लिखा है डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। वो 1 करोड़ रुपए की लिमिट 24 मार्च से एप्लीकेबल है। इट मींस अगर डिफॉल्ट 24 मार्च से पहले हुआ है,
अगर डिफॉल्ट आपका 24 मार्च से पहले हुआ है उस केस में 1 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वही सेम बात यहाँ पे लिखी है कि लिमिट ऑफ 1 करोड़ इज नॉट एप्लीकेबल इन अबव केस, उस ऊपर वाले केस में कोई 1 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखो फिर अगला है स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लिखा है वही सिंपल से बात लिखी है, क्लेम डेट कब बनेगा? क्लेम गिव राइज टू डेट ओनली व्हेन, क्या हो जाएगा? अगर वो क्या है, अगर वो ड्यू है, ठीक है जी। फिर डिफॉल्ट कब बनेगा? अगर वो ड्यू एंड पेबल है बट अनेबल टू पे है। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे वो ड्यू हो गया तो वो क्या बन जाएगा? क्लेम डेट बन जाएगा। फिर अगर वो आपका ड्यू एंड पेबल है बट अगर आपने पे नहीं किया तो फिर वो डिफॉल्ट बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ये बात डिसाइड हुई थी इस केस लॉ के अंदर। उसके बाद ये लिखा है क्लेम अंडर सेक्शन 36 ऑफ द कोड मींस राइट टू रिसीव पेमेंट इवन इफ इट इज डिस्प्यूटेड। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ये आपको मैंने लिखवा भी दी थी और मैंने कहा भी था इस मतलब नॉर्मली अब किसी काम की नहीं है क्योंकि वो एक्ट में ही लिख दिया गया, याद है? डिस्प्यूटेड जजमेंट, ठीक है जी, अनडिस्प्यूटेड, वो सारी की सारी बातें वहां पे लिखी थी। क्लेम, कोई क्लेम होना चाहिए, बस वो क्लेम होना चाहिए, चाहे वो डिस्प्यूटेड ही क्यों ना हो, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर अगला, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस डीएस नरेंद्र कुमार। इसमें क्या डिसाइड हुआ था? इफ सीआरपी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 62 बिफोर एनसीएलटी नॉट बिफोर डीआरटी। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर मान लो कॉर्पोरेट डेटर है, उसका कोई भी गारंटर है, उसका जो पर्सनल गारंटर है, तो उसको भी हम घसीट के एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे, डीआरटी के पास नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो गारंटर अगर इंडिविजुअल है तो दिमाग में डाउट आता है कि फिर वो पार्ट 3 में कवर होगा। गवर्नमेंट कहती है आंसर इज नो। सेक्शन 62 क्लियरली कह रहा है कि वो पार्ट नंबर 2 में ही कवर होगा, उसको एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे, उसको डीआरटी के पास लेके नहीं जाएंगे। वही बात यहां पे डिसाइड हुई थी। उसके बाद देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामाकृष्ण, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। अब इसमें क्या था? व्हेन इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑन टू ए पर्सन गारंटर, ठीक है, ऑफ कॉर्पोरेटर अप्लाई ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। सिंपल सी बात है रही, मतलब उस पर्सन पर, पर्सनल गारंटर पर ये कोड सिर्फ किस लिए एप्लीकेबल होगा? उसी लिए एप्लीकेबल होगा कि अगर उसने पेमेंट नहीं की, इसको घसीट के हम लेके जाएंगे एनसीएलटी के पास। इसने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, इसने पेमेंट नहीं की, तो इसको एनसीएलटी के पास लेके नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये इस कैपेसिटी के अंदर पर्सनल गारंटर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि भैया पर्सनल गारंटर पर सेक्शन 62 ये नहीं कह रहा कि इसके सारे केस यहां पे कवर होंगे, ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। लिमिटेड पर्पस मतलब क्या है? कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने लोन लिया है, तुमने उसकी गारंटी ले रखी है, उसके लिए तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुमने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, तुम डीआरटी के पास ही जाओगे, तुम पार्ट नंबर 3 में कवर हो, तुम्हें पार्ट नंबर 2 में लेके नहीं जाएंगे क्योंकि तुम पर्सनल गारंटर वाली कैपेसिटी में नहीं आ रहे। अब ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। तो अगला फिर है, अब ये केस लो जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे केस लो निकल के आ रहे हैं। अब एक बार चेक करना जी, केस लो नंबर 8 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस, फिर वो कह रहा है मोहम्मदिया एजुकेशनल सोसाइटी। यहां तो सिंपल सी बात लिखी है, एक लाइन बस याद कर लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं है। बस ऐसे अगर मैं एक्चुअली देखूंगा वो डेफिनेशन में कवर हो सकती है, बट एनसीएलटी की जजमेंट आ चुकी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, दैट्स ऑल। और फिर अगला पॉइंट हमने किया था एनएचएआई का, याद करो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एनएचए के अंदर मैंने कहा था कि ये वाइंडिंग नहीं, ये वाइंड अप नहीं हो सकते। अब नॉर्मली वाउंड अप नहीं हो सकती तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कोड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट नहीं होंगी। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लोग कर सकते हैं जी? हम क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो आओ ये फटाफट से अगले पॉइंट पे आ जाओ जी। यार कहाँ गई तुम्हारी चैट भाई मेरे? इधर देखो ध्यान से। हाँ अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब आ जाओ केस लॉ नंबर 10 पे। अब केस लॉ नंबर 10 हमारा किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डिफॉल्ट की डेफिनेशन जो है उससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो सारे आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब पहला केस लॉ क्या लिखा हुआ है? इनोवेटिव इंडस्ट्री लिमिटेड जी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब ये कह रहा है डिफॉल्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लोज नंबर 12 ऑफ द कोड इज वेरी वाइड टर्म्स as non-payment of debt once it become due and payable, which includes non-payment even part thereof as installment। ये तो आपको मैंने वहां पर भी कहा था
ये तो आपको मैंने पहले वहां पर भी कहा था कि यह बात तो एक्ट में ही लिख दी गई है, अगर आपने पार्टली पेमेंट नहीं की तो भी वो डिफॉल्ट के अंदर कवर हो जाएगा। होली पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करना। अगर आपने 100 रुपए देने थे, आपने 10 रुपए में डिफॉल्ट कर दिया तो भी वो डिफॉल्ट है। होली और पार्ट पेमेंट अब दोनों के दोनों इन्होंने सेक्शन के अंदर भी वैसे लिख दिए इन्होंने जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन की है कि पार्ट पेमेंट में यहां पे कवर होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक और फिर बीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्राग गुप्ता एंड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 312 ऑफ द कोड, एक्चुअल नॉन पेमेंट बाय द कॉर्पोरेट डेटर व्हेन डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल, वो तो सिंपल सी बात है, अगर ड्यू एंड पेबल था फिर आपने पे नहीं किया तब उसको एक्चुअल नॉन पेमेंट बोलेंगे। अब ड्यू ही नहीं है, आपने पहले बोले पेमेंट नहीं करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहना चाह रहा है कि जो डेट ड्यू हो चुका है एंड पेबल है, तब तुम इसको पे करने से मना कर रहे हो, तब वो यहां पे कवर होगा। अगर वो ड्यू ही नहीं है या पेबल ही नहीं है और तुम पहले ही मना कर रहे हो तो वो 312 में कवर नहीं हो सकता, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, अगला फिर जजमेंट है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस में ग्रांटे इंफ्रा लिमिटेड, एनसीएलटी की जजमेंट है। ये बच्चों ने क्या लिखा है, द डिस्प्यूट शुड नॉट बी मेयर, अच्छा, ये लिखा हुआ है कि याद है आपको मैंने कहा था कि डिस्प्यूट रेज करना है, आपको याद करो मैं कहा था डिस्प्यूट रेज करना है। याद करो सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 के अंदर था ना, पहले आप क्या दोगे, डिमांड नोटिस दोगे, इनवॉइस दोगे, फिर वो 10 दिन में या तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, तो डिस्प्यूट मेयरली आई वॉश नहीं होना चाहिए। वो कहना चाह रहे हैं द डिस्प्यूट शुड नॉट बी मेयर आई वॉश attempt to derail the operational creditor entitlement to initiate the proceeding under section 8 and 9 of the code। मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप उसको डिले ना करना चाह रहे हो, मतलब ऐसा ना हो कि तुम जान के डिस्प्यूट रेज कर रहे हो, डिस्प्यूट रेज करना बनता भी नहीं है। तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे डिस्प्यूट को हटाकर हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात इन्होंने यहां पे लिखी है। उसके बाद फिर आपका केस नंबर 13 देखो जी, तो केस नंबर 13 था आपका चेतन शर्मा वर्सेस जयलक्ष्मी सोलवेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये था 10 मई 2018 में। अब चेक करो इसमें क्या लिखा है, ए यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्प्यूट। सिंपल सी बात है, आपको मैंने कहा था कि अगर आपने लाइबिलिटी अपने किसी को ट्रांसफर कर दी है तो आप इसको डिस्प्यूट में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया है। ये आपने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया है, बायलैटरल नहीं है, ये क्या है, यूनिलैटरल है। मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैं कहा भाई मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैंने कहा डिस्प्यूट है भाई, अब ये बात सेटल्ड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब क्या लिखा उन्होंने, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्प्यूट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट बिटवीन दिस। ठीक है जी, ए डिस्प्यूट रेफरेंस टू ओसी द डिस्प्यूट 5-6 ऑफ द कोड मस्ट बी बिटवीन कॉर्पोरेट डेटर एंड द ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसके बीच में डिस्प्यूट होना चाहिए। अब तुमने किसको पैसे ट्रांसफर किए, तुमने कहा मुझे उससे पैसे लेने हैं इसलिए मैं इसके पैसे दे नहीं पा रहा हूं, मैंने उससे पैसे लेने हैं इसलिए मैं इसके पैसे दे नहीं पा रहा हूं, या कोई तुक नहीं बनता। डिस्प्यूट तुम्हारा इसके बीच में होना चाहिए कि यहां पे क्या डिस्प्यूट है ये तुम बताओ, तुम्हारा डिस्प्यूट किसी और से क्या है, ये बात यहां पे काम नहीं करेगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो अगला फिर अनुज खन्ना वर्सेस विश्वा नवीन ट्रेडर, ये हमारा केस लो है एनसीएलटी का 25 नवंबर 2020 का। अब क्या लिखा है, ऑन द एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट इट वाज ऑब्जर्व दैट 5-6 इज इंक्लूसिव पर्सन। याद आपको मैंने कहा था कि जो 5-6 की डेफिनेशन है डिस्प्यूट की, अब डिस्प्यूट में कहा था कि डिस्प्यूट आपका क्वालिटी का डिस्प्यूट है, आपकी गुड्स और सर्विस का डिस्प्यूट है, आपका एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है, डेट एग्जिस्ट करता है इससे का डिस्प्यूट है। तो जो भी वहां पे डिस्प्यूट के अंदर लिखा था ना वो इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंक्लूसिव है। इट मींस डिस्प्यूट के अंदर और भी पॉइंट कवर हो सकते हैं। ये बात को मैंने कही भी थी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को वो नहीं चाह रहे तुम सीआईआरपी के अंदर आओ, तुम एप्लीकेशन इनिशिएट करो, वो कह रहे हैं कि तुम बाहर ही सेटलमेंट कर लो तो अच्छा है, क्योंकि अगर तुम यहां पे आने लग गए तो तुम्हारी एप्लीकेशन ही बहुत सारी आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए कहा कि डिस्प्यूट जो वहां पे लिखा है उसके अलावा भी कुछ डिस्प्यूट में कवर हो सकता है, वो डेफिनेशन इंक्लूसिव मान के चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नहीं, उसके बाद फिर गारंटर की डेफिनेशन से रिलेटेड जी। अब गारंटर में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस में सन ग्रोथ शेयर्स एंड स्टॉक लिमिटेड। अब यहां पे ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल, अच्छा यहां पे लिखा था द प्रिंसिपल कॉर्पोरेट डेटर इज डिस्चार्ज अंडर द कोड नॉट ऑन द इंस्टेंस ऑफ क्रेडिटर बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, बट उसका डिस्चार्ज होने का मतलब इन्हें पर्सनल गारंटर डिस्चार्ज हो गया। पर्सनल गारंटर तब तक ओब्लिगेटरी रहेगा जब तक सबकी पेमेंट नहीं हो जाती।
तो वही लिखा है यहाँ पे, द गारंटर इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी मेयरली बिकॉज द कंसेंटेड टू ए रेजोल्यूशन प्लान बाय ऑफ प्रिंसिपल डेटर। उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक सबकी पेमेंट नहीं होगी तब तक तुम यहाँ पे गारंटर ही रहोगे और तुमसे हम रिकवरी कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो। कोई बात यहाँ पे लिखी हुई है जी। अगला देखो फिर केस नंबर 16, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस में CHL लिमिटेड। इसमें क्या था, कॉर्पोरेट गारंटर गिवन बाय द कॉर्पोरेटर कैन बी इवोक्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोर। ऑब्वियस ही बात है, एक बात बताओ, ओए सुनो ध्यान से। अब मान लो ये सामने एक बच्चा बैठा है महक, महक ने पैसे देने हैं। अब अगर महक ने पैसे देने हैं और महक ने पैसे देने से मना नहीं किया, मैंने कुणाल के रैपटा जड़ दिया, मैंने कहा तेरी ऐसे की तैसी पैसे ला। कुणाल कह रहा है मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो, महक से पैसे लो। मैं कहा तू गारंटर है, पैसे ला, तू इधर पैसे। कह रहा मैं पैसे तब लाऊंगा जब पहले वो मना तो करे। महक मना करने को तैयार नहीं, महक कह रही मुझसे पैसे ले लो, मैं कह रहा हूं गारंटर से पैसे लूंगा। क्या ये बात बन रही है? कोई नहीं बन रही ना। तो वही बात यहां पे लिखी है कि भैया गारंटर की बात तब आएगी जब कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट कर चुका हो, और मैं महक लिमिटेड मान रहा हूं कि तुम कंपनी हो, ये बात ध्यान दो। ये बट ऑब्वियस सी बात है, तुम ये मत कहना हमारे पास तो पार्ट नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। महक बोल पड़ी, तो मान लो कि तुम एक कंपनी हो, तो जब तक तुम मना करोगे तब मैं कुणाल के पास जाऊंगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अगला फिर केस नंबर 17, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अल्हेना एनर्जी वेंचर्स CIRP कैन बी प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोर एज वेल एज द गारंटर। CIRP दोनों के अगेंस्ट प्रोसीड हो सकती है, अच्छी बात यहां पे है। आगे अगला फिर हरी द करूर वैश्या बैंक लिमिटेड एंड महाराजा थीम पार्क एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अब इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि इट मेक्स नो डिफरेंस एज टू वेदर द कॉर्पोरेटर स्टूड एज गारंटर टू इंडिविजुअल और ए कॉर्पोरेट पर्सन एंड as so long as the obligation in respect of a claim is due from a corporate person falling within the definition of financial debt, then it is obvious that the guarantor can proceed under section 7 of the code। मतलब बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट पर्सन है तो कॉर्पोरेट पर्सन का रेजोल्यूशन पार्ट नंबर 2 में ही होगा, चाहे उसने गारंटी ली हो इंडिविजुअल की, चाहे गारंटी ली हो कॉर्पोरेट पर्सन की। ये आपको मैंने कहा भी था, पॉइंट केस लॉ के अंदर लिखा है। मतलब अगर किसी कॉर्पोरेट पर्सन ने गारंटी ली है तो उसको रिजोल्व हम किस में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में करेंगे, चाहे उसने गारंटी ली हो किसी इंडिविजुअल की। बात समझ आ रही है जी। अगर कंपनी के लिए फिर तो कोई डाउट, अगर उसने गारंटी लिया इंडिविजुअल की तो भी इस गारंटर का केस जो हम सेटल करेंगे वो पार्ट नंबर 2 में ही करेंगे, पार्ट नंबर 3 में नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं अगर इंडिविजुअल गारंटी देता है किसी कंपनी की तो उसका केस पार्ट नंबर 2 में जाता है इंडिविजुअल का। याद है, इंडिविजुअल वैसे पार्ट नंबर 3 में जाना चाहिए, बट कहां लेके जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में लेके जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लो कॉर्पोरेट पर्सन उसने गारंटी ली है किसी इंडिविजुअल की, तो गवर्नमेंट ने कहा उस कॉर्पोरेट पर्सन का जो केस होगा पार्ट नंबर 2 में ही हमेशा रहेगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। उसके बाद केस नंबर 19 आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर से रिलेटेड केस लो में जी। अब एक बार चेक करो केस नंबर 19 क्या है। कोऑपरेटिव रेबो बैंक यूएस सिंगापुर ब्रांच वर्सेस शैलेंद्र अजमेरा। अब कहना चाहिए इट इज क्लियर दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर हु हैज असाइन और लीगली ट्रांसफर एनी ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर मान लो मैंने अपना डेट फाइनेंशियल क्रेडिटर को साइन कर दिया है तो फिर ओए अगर डेट मैंने साइन कर दिया, ओसी साइन कर दिया, हाँ जी बताना, ओसी साइन कर दिया एफसी को, तो एफसी उस ओसी के लिए एफसी बन जाएगा या ओसी ही रहेगा, उसके लिए वो ओसी ही रहेगा, वो ऑपरेशनल डेट ही काउंट होगा, वो फाइनेंशियल डेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अगर ऑपरेशनल डेटर ने अपना अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपना ऑपरेशनल डेट अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को साइन किया है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहेगा उतने हिस्से के लिए जितना डेट असाइन हुआ, बस ये पर ध्यान दो। आगे सुरेश नारायण सिंह वर्सेस टायो रॉयल्स। उसके बाद वर्कमैन। अब वर्कमैन जो होते हैं वो भी आपकी डेफिनेशन में, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कवर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेशनल डेट से रिलेटेड जब अब कस्टम ड्यूटी, मैंने पहले बताया कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ऑपरेशनल डेट में ही कवर होती है। तो ये बात लिखी है आईबी के राजू वर्सेस मानेनी ईश्वरा राव। अच्छा सुनना ध्यान से, मैं इसमें 70 केस लो अभी तक करवाए हैं, आगे हमारे 100 भी होंगे, अभी 150 भी होंगे, तो जितने भी केस लो होंगे उसमें से ना मैं सिलेक्टेड केस लो बता दूंगा। वैसे मैंने ऊपर हाईलाइट करवाए हैं बट फिर भी एक सिलेक्टेड केस लो बता दूंगा कि इतने केस लो आपने करने एग्जाम के लिए, मतलब करने हमें सारे हैं बट इन केस के नाम अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट फ्रेम करके दे दूंगा कि हाँ भाई आपको कौन कौन से केस लो इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, और बाकी अगले पॉइंट पे आओ जी।
अगला पॉइंट देखो जी, अब आगे लिखा हुआ है जेके जूट मिल्स, मजदूर मोर्चा और जुग्गी लाल कमला बार जूट मिल कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर क्या डिसाइड होता है, जो ट्रेड यूनियन है और जो एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉई है वो आपकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करती ऑपरेशनल क्राइटेरिया की, एज नो सर्विस इज रेंडर्ड बाय द वर्कमैन एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन टू द कोर। ये तो आपको मैंने पहले बताया भी था कि इसको हम यहां से बाहर बाहर निकल चलते हैं। जो इनके वर्कमैन होते हैं, जो इनके एम्प्लॉई होते हैं, वो ऑपरेशनल क्राइटेरिया वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। जो इनकी ट्रेड यूनियन होती है वो ऑपरेशनल क्राइटेरिया वाली कैटेगरी में कवर नहीं होती है, बस ये पर ध्यान दो। फिर केस लो नंबर 23 पे आओ जी। अब केस नंबर 23 है स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑपरेशन दैट वुड इंक्लूड ए क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और ए डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ एंड पेबल टू द गवर्नमेंट और एनी। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं जी। ये तो सेम डेफिनेशन इसने रिपीट कर दी है कि ऑपरेशनल डेट में गुड्स और सर्विस कवर होंगे और अगर कोई पैसा गवर्नमेंट को देना होगा वो भी ऑपरेशनल डेट में कवर हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे फिर है केस नंबर 24, ए डेट विच अराइज आउट ऑफ एडवांस पेमेंट मेड टू कॉर्पोरेट डेटर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वुड बी कंसीडर एज एन ऑपरेशनल डेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कहा था कि अगर मान लो किसी ने गुड सर्विस के लिए एडवांस दिया और जो एडवांस दिया और बाद में मान लो गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, तो जो एडवांस दिया है ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि वो भी ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर होगा, उसको ऑपरेशनल डेट मान के तुम रिकवरी कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर मान लो अगर आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पे एडवांस चल रहे हैं ना, अब अगर एडवांस दिया और बाद में गुड सर्विस की सप्लाई नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा, ऑपरेशनल डेट बन जाएगा और उसको ऑपरेशनल डेट की तरह तुम रिकवरी कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नी। उसके बाद जी केस नंबर 25 पे आओ जी। अब केस नंबर 25 के अंदर भी वही लिखा हुआ है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि आपने 60 लाख रुपए का एडवांस पे किया था एविएशन रिलेटेड सर्विस के लिए और बाद में वो प्रोवाइड नहीं हुई, तो उसको हम किस में कवर करके चलेंगे, इसको हम एनसीएलटी ऑब्जर्व करता है कि ये आपका 521 में कवर होगा और ये आपका 60 लाख रुपए क्लियरली ऑपरेशनल डेट है। ये पॉइंट आपको मैंने बताया था आज। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर दूं। चलो उसके बाद फिर आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार उस खंडेलवाल। अब उसमें कह रही इन केस ऑफ एसेट सीज बाय द ईडी, अगर ईडी ने हमारी एसेट सीज कर ली है और वर परचेज आउट द प्रोसीड ऑफ क्राइम, द अमाउंट में बी जनरेटेड आउट ऑफ द एसेट वुड कम विद इन द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल डेट पेबल टू ईडी। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भाई ईडी ने तुम्हारी क्या कर ली, एसेट जब्त कर ली और वो तुम्हारी चोरी के पैसे से परचेज की हुई थी। अब गवर्नमेंट ने कह रही है जो तुमने पैसा ईडी को देने हैं ना, वो तुम्हारा ऑपरेशनल डेट होगा, वो ये मान लो वो एज ए टैक्स माना जाएगा, बस एज ए टैक्स जो भी तुम्हें गवर्नमेंट को देना है या लोकल अथॉरिटी को देना है वो तुम्हारा ऑपरेशनल डेट ही होता है। गवर्नमेंट कह रही इसको भी तुम ऑपरेशनल डेट ही मान के चलोगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद जी फिर यहां पे निकल कर एम रविंद्रनाथ रेड्डी वर्सेस जी किशन। अब इसमें क्या है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मली के अंदर मैंने कहा था कि फाइनेंशियल डेट में कवर होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ना वो गुड्स की सप्लाई एक तरह से, ना वो सर्विस की सप्लाई है, इसलिए इसको हम ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में हम यहां पे कवर नहीं करेंगे। तो इफ लीज कवर्ड अंडर ऑपरेटिंग लीज देन अगर यहां फिर कवर हो जाएगी। अगर ये फाइनेंशियल लीज है तो फिर ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल डेट वाली कैटेगरी में कवर होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर यहां पे ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स इज एन ऑपरेशनल डेट। सेल की शेयर्स की ट्रांजैक्शन करना, शेयर्स की ट्रांजैक्शन सेल करना, तो ये भी गवर्नमेंट कह रही है ये आपकी ऑपरेशनल डेट में कवर होगी। इसको हम गुड्स की सेल ही मानेंगे। शेयर्स को नॉर्मली वैसे जीएसटी में गुड्स नहीं मानते, जीएसटी में गुड्स नहीं मानते, बट गवर्नमेंट कह रही है यहां पे हम ऐसे गुड्स ट्रीट करेंगे और इसलिए हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, इसलिए ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर केस लॉ नंबर 29 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विजय कुमार वी अय्यर ड्यूज टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट फॉल्स विद द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस है उसकी पेमेंट करनी है तो किसको पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को, तो वो भी किस में कवर होगा, ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो फिर भी याद तो करने पड़ेंगे, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था केस लॉ का मतलब होता है डीम्ड, मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, ऐसा है, हमें एग्जाम में ऐसा लिख के आना है क्योंकि केस में डिसाइड हो चुका है। सर फिर केस लॉ क्यों करवा रहे हो, हम रट्टे मार लेंगे, इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए, हमने क्लास में किया था, और इसलिए भी करवा रहा हूं ताकि तुम्हें लगे कि अब अगर पेपर के अंदर बन जाएगा हमें थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है जी, चलो आओ जी फटाफट से आओ जी।
उसके बाद फिर देखो जी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर तो वही था, प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी वालों ने सीज कर ली थी। अब म्युनिसिपैलिटी वालों ने प्रॉपर्टी सीज कर ली थी और फिर म्युनिसिपल टैक्स की रिकवरी करनी है। आप सब जानते हो म्युनिसिपल टैक्स की रिकवरी करना क्या है, ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर होगा, क्योंकि ये पेमेंट भी इसको करनी है म्युनिसिपैलिटी को, एक तरह की ये गवर्नमेंट में ही कवर है, इसलिए ये ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आ रहा है टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 7, 9 और 10। याद करो 7, 9, 10 में जो लिमिट थी 7 दिन 14 दिन वाली जो लिमिट थी कम्युनिकेशन की, फिर 7 दिन की लिमिट थी, तो वो टाइम लिमिट से रिलेटेड जो केस लो है वो देखने जा रहे हैं। यहां पे सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गी लाल, फिर वही जुग्गी लाल आ गया, जुग्गी लाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफॉल्ट, इट वाज हेल्ड दैट द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब इन आईबीसी फॉर एडमिटिंग and reacting of petition or initiation of CRP under this procedural in nature, a tool did in expedition, उसके बाद dispensation of justice and it is directory। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है। 14 डेज 7 डेज की टाइम लिमिट गवर्नमेंट कह रही है, एक तरह की मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है, ये एक्सटेंडेबल भी हो सकती है, बट एक गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दे दी कि इतने दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी असर्टेन करेगा कि वो एडमिट करना चाहता है या वो रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है। बट ये रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है एज पर सुप्रीम कोर्ट, ये मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी आगे देखो, फिर सेक्शन नंबर 11 आगे, इनोवेटिव इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस कुमार मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? वो कहना चाह रहे हैं इफ हाई कोर्ट ऑलरेडी एडमिटेड द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग एंड ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ इनिशिएशन, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्डर पास हो गया वाइंडिंग अप का, लिक्विडेशन का, फिर उसके अगेंस्ट CIRP इनिशिएट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बात यहां पे डिसाइड हुई थी। उसके बाद फिर जय अंबे एंटरप्राइज वर्सेस SN प्लम्बिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या डिसाइड हुआ था जी? 2 पैरेलल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कैन नॉट रन अगेंस्ट, यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब ए कॉर्पोरेटर के अगेंस्ट एक ही CIRP चलेगा ना, फिर तो मोरेटोरियम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला 2 पैरेलल CIRP जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकते एक कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। अच्छी बात आपने हमें बता दिया, बट पहले से हमें पता भी था। ओके जी। उसके बाद लिख रहे अभय वर्सेस मोनू धाने वर्सेस गुप्ता कोल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट डेटर अंडर लिक्विडेशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, जो लिक्विडेशन के अंदर है तो वो CIRP की एप्लीकेशन क्यों इनिशिएट करेगा? वो नहीं कर सकता जी। आगे देखो, फिर जी वेलोमोर वरदान आनंद वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब कह रही मैटर वाज एडमिटेड ऑन 16 अगस्त 17 ऑन इनिशिएशन, द RP टुक चार्ज ऑन 14 सितंबर। याद है यहां पर मैंने एक स्पेशल पॉइंट कहा था कि वैसे तो हम टाइम लिमिट काउंट करते हैं किससे? 16 अगस्त से, बट यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि RP ने चार्ज लिया 14 सितंबर को। जो ये 30 दिन आपके चले गए ना, इस 30 दिन को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ये उसने डायरेक्शन दी थी, ये उसने क्या दी थी? डायरेक्शन। ऑर्डर पास नहीं किया, ये डायरेक्शन दी थी उसने। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्शन और ऑर्डर के अंदर फर्क होता है। डायरेक्शन और ऑर्डर के अंदर फर्क है। ये डायरेक्शन है, मानना ना मानना वो उनकी मर्जी है। अब सिंपल बता, वैसे एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, एक्ट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बस एनसीएलटी ने डायरेक्शन दी थी कि ये 30 दिन जो पीछे वेस्ट हो गए उसको तुम एक्सक्लूड कर दो, 180 डे से जो भी तुम्हारी टाइम लिमिट है उसमें से तुम हटा दो, ठीक है जी। उसके बाद सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स। वो कहना चाह रहे हैं स्टैट्यूटरी स्कीम laying down the time limit send a clear message that the time limit is the essence of court। सिंपल सी बात है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपको टाइम लिमिट जगह जगह दी गई है, सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है, इससे पता लग रहा है कि इस कोड का मेन एसेंस ही क्या है? टाइम लिमिट, कि हमें विद इन टाइम सब कुछ कंप्लीट करना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका स्काई ब्लू पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड में सर्कमस्टांसेस मस्ट एग्जिस्ट फॉर ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन। सिंपल सी बात आपको मैंने पहले कहा भी था कि ऐसे आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करने चाहिए। मतलब कि हाँ भाई इसका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो सकता है, ये कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहेगी, तभी 180 डेज से 90 डेज एक्सटेंड करेंगे। अगर कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है, कंपनी का लिक्विडेशन होने जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा हम तो एक्सटेंशन देके करेंगे भी क्या, क्योंकि जब कंपनी ने वाइंडिंग अप भी होना है फिर तो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर एप्लीकेबल होंगे, फिर तुम यहां से बाहर निकल जाओ। उसके बाद जी क्वांटम लिमिटेड वर्सेस इंडस फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वो कहना चाह रहे हैं इट वाज एनसीएलटी ड्यूटी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ टू फाइनल, ठीक है जी,
आउट वेदर ए suitable resolution plan is to be approved instead of going for liquidation। वही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर एक्सटेंशन तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि रेजोल्यूशन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी गोइंग कंसर्न में चल रही है नहीं चल रही। ये लिक्विडेशन जो है, ये वाइंडिंग अप जो है, ये बिल्कुल लास्ट में है। और अगर ऐसा में फील हो रहा है तो हम मे भी एक्सटेंशन तुम्हें ना दें, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जी कमेटी ऑफ क्रेडिटर और वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता में क्या डिसाइड हुआ था। इफेक्ट वो जो आपका 330 दिन वाला है, 330 दिन की जो टाइम लिमिट आपको मैंने बताई थी, यहां पे याद करो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि 330 दिन की टाइम लिमिट भी एक्सटेंडेबल हो सकती है अगर आप जस्टिफाई कर देते हो कि कंपनी कंटिन्यू रहेगी, ये कंपनी गोइंग कंसर्न में काम करेगी, ठीक है। अब उसके बाद आओ जी अगला फाइन पर आ रहा है आपका केस लो नंबर 41 IDBI बैंक वर्सेस में साइक्लो ट्रांसमिशन लिमिटेड। अब इसमें क्या था, टाइम लिमिट कैन वेरी वेल एक्सटेंडेड बियॉन्ड 330 डेज। इट फर्दर ऑब्जर्व दैट इट विल बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेटर। वही बात कहना चाह रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर एनसीएलटी 2020 के अंदर बोला कि 330 दिन की टाइम लिमिट एक्सटेंडेबल हो सकती है, बट यू हैव टू गिव रीजन, ये सबके इंटरेस्ट में हो, कॉर्पोरेटर के इंटरेस्ट में हो। क्या इंटरेस्ट में हो कि कंपनी कंटिन्यू रहेगी, ये कंपनी गोइंग कंसर्न में रहेगी। अगर ऐसा हमें लग रहा है तब मैं एक्सटेंडेबल कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद जी सेम डिसीजन यहां पे फिर आपका 2021 के अंदर भी आया था। तो आपको 3 जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक एनसीएलटी और एक एनसीएलएटी। सेम जजमेंट आपका इसके अंदर भी आया था जी। आगे देखो सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 किसका था, सेक्शन नंबर 7 था फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड क्या क्या केस लो में देखो जी। वो पहला कह रहे जी एक्शन बार्टर प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। क्या कहना चाह रहे हैं, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 7 एडमिटेड बाय एनसीएलटी बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग, मतलब ये प्रोसीडिंग अलग है, हैज टू बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड एंड CIRP हैज टू बी प्रोसीड अनहिंडर्ड, ठीक है नी, एंड नोट विद द स्टैंडिंग पेंडेंसी ऑफ एनी अदर प्रोसीडिंग। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई और प्रोसीडिंग चल रही है तो वो अलग है, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सेक्शन नंबर 7 की प्रोसीडिंग जो है ये अलग से रहती हैं, ये अलग से कंटिन्यू होती रहेंगी, इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद सोमिल वर्सेस में नियमित बिल्डर्स। अब यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है, द कॉर्पोरेटर इज NBFC और उसके एसेट की वैल्यू अगर 500 करोड़ से कम है तो बीइंग FSP जो है सेक्शन 7 आप उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके एसेट की वैल्यू 500 करोड़ या उससे कम की है। अगर 500 करोड़ या उससे ऊपर की होती, अगर 500 करोड़ से ऊपर की होती तो उसके अगेंस्ट हम CIRP इनिशिएट कर सकते थे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक और फिर आपका निकल के आ गया पालोगिस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ICICI बैंक जी। अब द 7 डेज और जो लिखा हुआ यहाँ पे 7 डेज ऑफ रेक्टिफिकेशन डिफेक्ट इज टू बी काउंटेड नोर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से काउंट नहीं करना, याद है 7 डेज रेक्टिफिकेशन वाले 7 डेज में रेक्टिफाई करना है। कहां से काउंट नहीं करने, जब ऑर्डर पास हुआ। कब से काउंट करने हैं, जब तुम्हें वो ऑर्डर जो पास किया वो रिसीव हुआ, जब तुम्हें ऑर्डर वो रिसीव हुआ वहां से 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रेक्टिफाई करना है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। क्योंकि ना अब विद इन 7 डेज रेक्टिफाई करना है, बट विद इन 7 डेज कब से, तो भैया यहां पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जिस दिन तुम्हें ऑर्डर रिसीव हुआ होगा वहां से 7 दिन काउंट करने हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जी ये दोनों के दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, वी आर हेमंत राज और नवीन लूथरा, ये क्या बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 इज नॉट ए रिकवरी। सिंपल सी बात है भाई, ये रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था रिकवरी एक इसका बाय प्रोडक्ट है, रिकवरी अपने आप हो जाती है। ये सिर्फ क्या है कि एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन डालने के बाद एनसीएलटी असर्टेन करेगा, फिर एनसीएलटी अपने बाद में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कराएगा, ऑटोमेटिकली रिकवरी होती है। बट सेक्शन 7 इज नॉट ए रिकवरी प्रोसीडिंग, ये आपको मैंने पहले भी कहा था जी। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है जी। सेक्शन 7 ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम, ठीक है, और मेरिट विच कैन बी डिसाइड ओनली बाय कोर्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगा भैया। एप्लीकेशन सेक्शन 7, 9, 10 जो है वो नोट मनी क्लेम सूट, द एनसीएलटी इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज डेट एंड डिफॉल्ट। अगर डेट है डिफॉल्ट है तो एप्लीकेशन इनिशिएट कर देंगे, काम खत्म, इनका ये काम है। ये काम नहीं क्लेम वेरीफाई करना, क्लेम लेना, इनके ये काम है ही नहीं, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका जी सेक्शन नंबर 8 और 9 से रिलेटेड जी। अब यहाँ पे आ रहा है विशाल विजय कलांतरी वर्सेस में DBM जियो टेक्निक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखा है ए डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रूली एग्जिस्ट इन फैक्ट शुड नॉट बी हाइपोथेटिकल। वही बात यहाँ पे लिखी, आपको मैंने बताया भी था कि डिस्प्यूट एक्चुअल में एग्जिस्ट होना चाहिए, आई वॉश ना हो, हाइपोथेटिकल ना हो कि हाँ ये डिस्प्यूट है, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये बात ना हो। गुड्स खराब है जबकि गुड्स सही है, तो ये बेकार की बातें ना हो। मतलब आपका कहना चाह रहे हैं कि तुम बिना मत के प्रोसेस लंबा ना खींच रहे हो,
तो डिस्प्यूट एक्चुअल में एग्जिस्ट होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी सीमा गुप्ता क्या करी? सीमा गुप्ता वाले केस में डिसाइड हुआ ए प्रायर नोटिस अंडर सेक्शन 8 इज मैंडेटरी बिफोर इनिशिएशन ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एनसीएलटी हैज राइट इन रिएक्टिंग द एप्लीकेशन। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि पहले 9 से पहले 8 आएगा, सीधा 9 नहीं आएगा, 9 से पहले 8 आएगा। अगर सीधा 9 कर दिया एप्लीकेशन तुम्हारी वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले वो प्रोसीजर है, 10 दिन का तुम्हें टाइम देना है, 10 दिन के बाद ही 9 की एप्लीकेबिलिटी होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे केस नंबर 50 हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? द शेयर होल्डर हैज राइट टू डिसाइड वेदर अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग द डिसीजन बी प्रोसीड विद सीआईआरपी अंडर सेक्शन द कोड। मतलब 10 डेज में उसने क्या किया, सॉरी सीआईआरपी ने सेक्शन 10 में क्या क्या अप्रूव किया। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है शेयर होल्डर के पास राइट होता है उसको अप्रूव और डिसअप्रूव करने का, ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद फिर यहाँ पे शैलेश वर्मा क्या कह रहा है? शैलेश वर्मा कह रहा है एनसीएलटी हेल्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू कंटिन्यू टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द सीआरपी वाज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपको टाइम दिया गया, टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, अगर टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लाई तुम्हारी सस्पेंड हो जाएगी। याद है आपको जब मोरेटोरियम लगता है, ये बात उसकी हो रही है मोरेटोरियम वाले केस में, तो एसेंशियल गुड्स चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि अगर 90 दिन का टाइम दिया गया था तो 90 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट 90 डेज में नहीं करोगे हम तुम्हारी सप्लाई को टर्मिनेट सस्पेंड भी कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, टू कंटिन्यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड डिनाई द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज ऑफ सीआरपी पीरियड ऑन द अदर पार्ट। उसके बाद फिर इंडिया ओवरसीज बैंक वर्सेस एमएस आरसीएम इंफ्रा क्या कहना चाह रहा है? वंस द सीआरपी इनिशिएटेड दिस इज मोरेटोरियम फॉर एनी एक्शन टू फोरक्लोज रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर सारफेसी। IBC is a complete code in itself in view of the provision of this section 138। वो कह रहा है ये एक्ट पूरे सेक्शन के प्रोविजन ओवररूल कर देगा, और इवन किसी और एक्ट में कुछ भी लिखा है वो सारी बातें बेकार की। आपको मैंने पहले बताया था अगर मोरेटोरियम लग गया तो जितने भी एक्ट हैं वो शांत हो जाएंगे, किसी और एक्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। सारफेसी के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग होती है, गवर्नमेंट का वो शांत कर दो। यहां मोरेटोरियम लग गया तो मोरेटोरियम सब में लग गया, और ये बात सेक्शन 238 याद करो मैंने क्लास में पढ़वाया भी था, याद है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एंटायर एक्ट और एनी अदर लॉ, वहां पे लिखा हुआ था आपका सारा। उसके बाद एक बारी फिर था यहाँ पे राम स्वरूप क्या कहता है? सेल ऑफ गुड्स बाय कस्टम डिपार्टमेंट थ्रू ई ऑक्शन नोटिस वाज वॉयलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 14। सिंपल सी बात, अगर आपने ऑक्शन में सेल कर दी, कस्टम वालों ने सेल कर दी, तो आपने वॉयलेट कर दिया ना, आप कुछ कर ही नहीं सकती रही। तो उसने वो बोला सेक्शन 14 जो है आपने क्या कर दिया, उसको वॉयलेट कर दिया। उसके बाद फिर विजय कुमार ने क्या बोला? सेक्शन 14(1)(d ऑफ द कोड प्रोहिबिट रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर लेसर इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। दिस प्रोहिबिशन इज आल्सो एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। वही बात कहना चाह रहे हैं कि भैया ये उस पे तो है, ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है कहीं टेलीकॉम्युनिकेशन का लाइसेंस उसे ना छीन ले, ये उसके ऊपर भी है। मतलब अगर मान लो जो लाइसेंस मैं यूज कर रहा हूं वो उसका है, मैं एक तरह से लेसी हूं, तो वो भी मेरे से लाइसेंस नहीं छीन सकता, वो ये बात कहना चाह रही है। ठीक है जी। उसके बाद एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस देबाशीष क्या कह रहे हैं? एनी अमाउंट डिपॉजिट बाय एनी पर्सन इन द अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट अप्रोप्रिएट बाय द बैंक टुवर्ड्स इट्स ओन ड्यूज। वो तो सिंपल, अगर बैंक में किसी के पैसे जमा करा दिए तो बैंक ने पैसे उससे लेने हैं किससे, तो वो उसकी रिकवरी उस पैसे से नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ही है। मतलब आज अगर मान लो मैं एक कॉर्पोरेट डेटर है, उसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है, उसने उससे पैसा लेना है, मान लो HDFC वालों ने, HDFC में किसने जमा करवा दिए पैसे उस बंदे के, तो HDFC उससे रिकवरी नहीं कर सकता। जो भी वाटरफॉल अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, उसके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उससे वो रिकवरी नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान दो। फिर उसके बाद सीरपुर क्या कह रहे हैं? वंस मोरेटोरियम इज ओवर, अगर एक बार मोरेटोरियम ओवर हो गया, नो फर्दर रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन फॉर कंटिन्यू टू हियर सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग टू विच द इज पार्टी। मतलब नॉर्मल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, कोई भी तुम एक्शन ले सकते हो जैसे ही मोरेटोरियम खत्म हो गया, बात ध्यान दो। अगला आनंद राव कोरादा। अब वंस मोरेटोरियम में ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी देन असेट ऑफ कॉर्पोरेट सेल आउट्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट विल सीरियसली हार्म टू द इंटेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। मतलब अगर मोरेटोरियम लग गया और तुमने एसेट बेच दी है बीच में, तो ये सबके लिए खतरनाक है, फिर मोरेटोरियम का मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। देन द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट सेल आउट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट विल सीरियसली हार्म
द इंटेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, ये बात ध्यान दो, उनके जितने भी स्टेक होल्डर की इंटेंशन है ये उस पर बहुत हार्मफुल है जी, क्योंकि आप बीच में एसेट नहीं सेल कर सकते मोरेटोरियम के अंदर, ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद जी तायल क्या कह रही है, तायल कह रही है सेक्शन 14 ऑफ द कोड एक्सेप्ट द ओनली प्रोहिबिशन ऑफ ए सूट और ए प्रोसीडिंग ऑफ टाइक नेचर डज नॉट इंक्लूड एनी क्रिमिनल। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे मोरेटोरियम लगेगा, कोई मर्डर करके बैठेगा, कोई हाथापाई, किसी ने लात पैर तोड़ दिए हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो चलती रहेगी, उस पर कोई मोरेटोरियम यहाँ पे नहीं लगेगा। अब अंजलि लाठी क्या कह रही है, मोरेटोरियम इज ओनली रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, मोरेटोरियम कंपनी कॉर्पोरेट डेटर पे लगेगा, उसके डायरेक्टर मैनेजमेंट पे नहीं लगेगा, उसके अगेंस्ट तुम्हें कोई एक्शन लेना ले सकते हो, उस कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है नहीं। उसके बाद जी अशोक जी क्या कह रहे हैं, इट वाज हेल्ड दैट क्वेश्चन ऑफ अप्रूवल ऑफ विड्रॉल ऑफ सीआईपी बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर बाय द रिक्वेस्ट प्रेजेंटर ऑफ वोट कैन ओनली अराइज आफ्टर द सीओसी इज। सिंपल सी बात है, ये बात आपको मैंने बताई भी थी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहना चाह रहा है कि सीओसी के अप्रूवल की बात ना सीओसी बनने के बाद होगी। अगर सीओसी बनने से पहले तुम्हें विड्रॉ करनी है, सिंपली विड्रॉ कर लो विदाउट एनी अप्रूवल, उसमें अप्रूवल चाहिए नहीं, क्योंकि सीओसी बनी नहीं। फिर सीओसी बनने के बाद दो केस थे, याद है सीओसी बनने के बाद, अरे नाले को बोलो, सीओसी बनने के बाद दो केस थे, ईओआई से पहले, ईओआई के बाद, ईओआई से पहले हो, ईओआई के बाद हो, 7 दिन में सीओसी कंसीडर करता है, याद है। फिर वो वोटिंग अपनी मतलब अप्रूवल भेजेगा, कितने परसेंट की अप्रूवल होती है जी, कितने परसेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, अगर आपको याद आ, आई थिंक 90% की अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होती है सीओसी की, तब जाके एप्लीकेशन विड्रॉ करते हो। बट बिफोर एडमिट ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सीओसी से पहले भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीओसी से पहले भी विदाउट अप्रूवल तो विड्रॉ कर सकते हो। फिर आगे महाराष्ट्र, इसमें क्या लिखा है, इट वाज हेल्ड दैट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंसीडरेशन बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर एंड सेटलमेंट आर पार्ट ऑफ द सेम सीआरपी बट whatever emerge same should be metallized within the prescribed timeline। वो ये पॉइंट मैंने कहा था कि अगर मान लो आपने विड्रॉ कर लिया, अब विड्रॉ करने के बाद सेटलमेंट होगी, तो ये सेटलमेंट भी जो है ना वो आईबीसी का पार्टी है, तो मतलब विद इन टाइम लिमिट तुम्हें सेटलमेंट करनी है, तभी गवर्नमेंट ने तुम्हें विड्रॉ करने से अलाउ कर दिया, बस ये बात ध्यान दो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम विड्रॉ करके शांत हो रहोगे, तुम्हें सेटलमेंट करनी है, और एज पर दिस जजमेंट तुम्हें विद इन टाइम लिमिट करनी है, जो आईबीसी की टाइम लिमिट होती है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद शिप्रा क्या कह रही है, शिप्रा कह रही है 12A एज द कोड इनेक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अगस्त 18 विल नॉट कम इनटू द पिक्चर सिंस द एडमिशन ऑफ द पिटीशन वाज ऑन 1 जून। ऑब्वियस बात, अगर 1 जून को अपने एप्लीकेशन को डाली है तो उस टाइम पिक्चर में था ही नहीं, तो आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। 6 जून के बाद तुम विड्रॉ कर पाओगे, 1 जून को अगर तुमने की है तो तुम विड्रॉ नहीं कर पाओगे। महाराष्ट्र क्या करिए, द एग्जिट रूट प्रिस्क्राइब अंडर 12A इज नॉट एप्लीकेबल टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट द प्रोसीजर मेंशन अंडर दिस, ये इसके लिए सिंपल सी बात है भाई। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेंट जो है उसके लिए नहीं है कि वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेगा, ये सेक्शन उसके लिए नहीं है। ये तो 7, 8, 9, 10 जो है ये अपनी एप्लीकेशन जो जिन्होंने इनिशिएट की है ये उसकी विड्रॉल की बात हो रही है, ना कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है जो रेजोल्यूशन प्लान लेकर आ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद जी सेक्शन नंबर 17 कह रहा है एनसीएलटी डायरेक्टेड दैट द आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी डिक्लेरेशन ऑफ द मोरेटोरियम द बीओडी स्टैंड सस्पेंडेड बट नोट डज नॉट ओ हो वो कहना चाह रहे हैं, याद है आपको मैंने कहा था यहाँ पे एनसीएलटी क्या कहता है कि अगर एक बार मोरेटोरियम लग गया तो बीओडी और पार्टनर सस्पेंड हो जाएंगे, बाकी जो मैनेजर हैं, मैनेजिंग पार्टनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो वैसे रहेंगे, वर्कमैन एम्प्लॉय सब रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, और अगर किसी को साइन है चेक वैक साइन करने का किसी एम्प्लॉय को वो सेम रहेगा, बट अगर उसको गलत मिसयूज कर रहा है तो आरपी उसको रोक भी सकता है, बस ये पर ध्यान दो। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी बातें, देखो साइन ऑफ द चेक का राइट है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर सस्पेंड नहीं होगी। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मान लो उसको वो गलत मिसयूज करेगा उस केस में हम उसको रोक सकते हैं, उस केस में उसकी पावर को हम ले भी सकते हैं, बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 18 में कि वंस एन आईपी इज अपॉइंटेड टू मैनेज द कंपनी अंडरगोइंग सीआरपी द erstwhile director who has no longer in management cannot maintain an appeal on behalf of such company। अब सिंपल जो डायरेक्टर यहाँ पे रहा ही नहीं तो वो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी अपील नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं रहा तो अपील करने का राइट भी खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पे आ जाओ केनरा बैंक क्या कहता है, आरपी इज एन ऑफिसर, याद है आपको मैंने कहा था कोर्ट आरपी एक ऑफिसर है कोर्ट का, क्या क्यों 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 क्यों, क्योंकि आरपी ही अब ध्यान रखेगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे, उससे फेवर में उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो सारे के सारे कौन लेगा, आरपी लेगा। और ये आपको मैंने बताया था उसकी ड्यूटीज होती हैं
उसके लिए वो एक्शन भी ले सकता है किसी भी तरह के कि ताकि कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे। तो आरपी कोर्ट का एक ऑफिसर है, उस ऑफिसर की तरह वो काम करेगा जी। उसके बाद जी सुनील कुमार क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that in order for the wages and salary of workmen employees for the CRP period to be included in CRP cost, it must be proven that RP managed the corporate debtor operation as a going concern during CRP, that the relevant workman employee actually worked during the CRP। obvious सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां पे है ही नहीं। आगे देखो फिर अगला, कैन होम बायर भी कंसिडर एफसी। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको, ये तो एक्ट में ही लिख दिया गया। याद करो सेकंड प्रोविजो, ओए भिंडी याद करो, फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन के अंदर भी लिखा था और हमने ये सेकंड प्रोविजो हमने की थी, वो याद करो। अब आई थिंक सेक्शन नंबर 21 के अंदर भी था कि सेक्शन नंबर 21 कैपिटल ए, सेक्शन 21 6A, वहां पे दो प्रोविजो थी। उसमें होम बायर वाली पॉइंट में मैंने कहा था कि होम बायर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन चुके हैं, वो भी फाइनेंशियल डेट की तरह सेक्शन 7 में एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। याद है, मिनिमम 100 अलॉटीज और 10% ऑफ टोटल अलॉटीज विच एवर इज लेस, ये बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब आ रहे हो यहाँ पे केस लॉ नंबर 69, फोनिक्स ARC प्राइवेट लिमिटेड क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ओ हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 2-वे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब एक्स वाई का रिलेटेड है चलेगा, वाई एक्स का है चलेगा, पहले रिलेशनशिप किसने इनिशिएट की मैटर वो नहीं करता, रिलेशनशिप 2-वे होनी चाहिए। याद है रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सीओसी का मेंबर नहीं बन सकते, तो इसलिए वो बताना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो 2 में होनी चाहिए। मतलब किसने स्टार्टिंग में इनिशिएट की मैटर वो नहीं करता, बस ये बात ध्यान दो। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फिर लास्ट में भी है, केस नंबर 17 फोनिक्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जो आपको मैंने कहा था कि चाहे पिछली रिलेशन हो चाहे करंट में रिलेशनशिप चल रही हो, दोनों काउंट होंगी। मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों रिलेशनशिप काउंट होंगी। सेम बात यहां पे देखो लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर रहा है कि भैया रिलेशनशिप जो है वुड बी debarred from the committee those related party FC cease to be related party in order to circumvent the exclusion under the first proviso should also be considered as being covered by exclusion। मतलब अगर आपने पहले थी फिर आपने रिलेशनशिप खत्म कर दी, जान के खत्म कर दी ताकि आप सीओसी का पार्ट बन जाओगे, आप नहीं बन सकते। तो वही बात यहां पे लिखी है जी, अगर आपकी पास्ट में है, प्रेजेंट में तो है ही है, अगर आपकी पास्ट में है वो भी हम यहाँ पे कंसीडर करके चल लेंगे। पास्ट में है और आपने खत्म कर दी थी तो भी हम कंटिन्यू करेंगे। इट मींस आप सीओसी का पार्ट नहीं बन सकते, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब जाके फाइनली 70 के 70 केस लो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट बुलेट रिवीजन की तरह, ठीक है। तो फाइनली अब जाके हम कह सकते हैं कि जो हमने किया 27 लेक्चर आईबीसी में, अब जाके हमने रिवाइज कर लिया। देखो एक रिवीजन मैंने करवा दी, अब एक आप खुद भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। नोटिंग आपकी सारी की हुई है, आपको लिखने की हैबिट भी धीरे धीरे हो ही जाएगी, ठीक है जी। चलो तो अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 27 और एक 29 मैंने कहा था एक बार आपने घर से जरूर पढ़ के आने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 27 और 29 के हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर बहुत जल्दी हम सेक्शन नंबर 33 जहाँ से लिक्विडेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा उस पर हम आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल चंद्रन की तरह, ठीक है जी। अब मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करने हैं, कमेंट जरूर करने हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि चलो जो किया एक बार आपका रिवाइज हो गया जी, और बाकी उम्मीद करूंगा आपको भी सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है जी। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। अब हम कब मिलेंगे, अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे फेस टू फेस, और फेस टू फेस हमारी अगली क्लास होगी और लाइव वाले बच्चे लाइव मिलेंगे। सेक्शन 27 और 29 आप, और एक 25 कैपिटल ए याद है, ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो 25 कैपिटल ए वो भी एक बार आपने घर से पढ़ के आना है, फिर बाकी बेयर एक्ट से उसको हम आगे कंटिन्यू करके चलेंगे, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ट्यूसडे को सेम टाइम 11:30 बजे, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।